So hello students, welcome back. So this lecture we will be taking our discussion of matrices and determinants forward. Now पिछले lectures में हम लोग already basics of matrices को cover कर चुके हैं. इस lecture में हम specifically will be starting with the discussion of determinants. Now सबसे पहले let's make it very clear कि what is the difference between a matrix and a determinant और फिर इनको साथ साथ क्यों पढ़ाया जाता है. Now matrix is basically an arrangement or a collection ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स. तो अगर मैं नंबर्स जो कि रियल भी हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं उनको मैं रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करूं, सो आई विल गेट अ मैट्रिक्स विच इज जस्ट अ कलेक्शन और अ अरेंजमेंट. पर जो डिटर्मिनेंट है वो एक वैल्यू है. सो डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स. एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक पर्टिकुलर तरीके से एक्सपैंड करने पे वील गेट अ वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू. और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम डिटर्मिनेंट से डिनोट करते हैं. सो व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट, है ना. ये जो पर्टिकुलर चीज़ है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसके ऊपर एक्सपोजर आप धीरे धीरे और बढ़ेगा आपको, पर आप अपने नोट्स में लिख सकते हो टू स्टार्ट ऑफ विद दैट डिटर्मिनेंट इज जस्ट अ वैल्यू दैट इज एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स. याद रखना मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है. तो कुछ कुछ चीज़ें जो आपने मैट्रिक्स में पढ़ी हैं दे वुड ऑल रिमेन द सेम. जैसे कि क्योंकि मैंने बोला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपको याद होगा जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. एंड सपोज देयर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैं लिख देता हूँ इट्स AIJ, एलिमेंट से डिनोट करते थे, एंड लेट इट बी M इंटू M. तो ये क्या लिखा हुआ, इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर M, है ना. अगर कोई कहता है आपको कि देयर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M, तो आपको पता होगा कि ऑर्डर M का मतलब ही होता है कि उसका ऑर्डर M इंटू M है, क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है. सो अगर देयर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको याद होगा वहां पे जो हम ब्रैकेट यूज करते थे वो इस तरह से क्लोज ब्रैकेट्स हुआ करते थे. नाउ व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट, है ना. डिटर्मिनेंट को हम डी से डिनोट कर सकते हैं या डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं. डी और डेल्टा में से दोनों ही डिनोशंस में रेगुलर बेसिस पे यूज करता रहूंगा. मेरा फेवरेट जो है वो डेल्टा है. सो डी और डेल्टा इज बेसिकली अ वैल्यू दैट इज एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो ए क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इससे एसोसिएटेड जो एक वैल्यू होगी उसको देखो कैसे डिनोट करेंगे, मॉड ऑफ ए. याद होगा आपको मॉडुलस का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग. जैसे मॉड ऑफ -2 लिखते हैं 2 क्योंकि वो मैग्नीट्यूड होता है. तो उसी तरह से उस स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी उसको दिस इज हाउ वी डिनोटेड. और यू कैन आल्सो हैव डिनोटेड लाइक दिस. बट द मेन थिंग दैट इज टू बी नोटिस्ड हियर कि आप किसी भी तरीके से इसको डिनोट करो. व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स. ये मॉड वाली डंडियां यूज हो रही हैं, द मॉड वाली स्टिक्स यूज होती हैं. तो कभी भी आपको मैट्रिक्स को डिनोट करना है ना, देयर इज वन कॉमन एरर जो बच्चे जनरली करते हैं और स्टूडेंट्स जनरली करते हैं कि मैट्रिक्स को डिनोट करते समय तो आपको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स को डिनोट करना होता है. यू हैव टू पुट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. बट अगर आपको डिटर्मिनेंट को डिनोट करना है तो इट्स अ मैग्नीट्यूड, इट्स अ मॉडुलस, एंड इट्स अ वैल्यू दैट इज एसोसिएटेड. तो दिस इज द मॉडुलस साइन का जो स्टिक होता है या जो साइन होता है, दैट इज व्हाट इज वी आर अबाउट टू यूज. तो अगर मैं ए मैट्रिक्स ए से एक मैट्रिक्स को डिनोट करूंगा तो मॉड ऑफ ए उस मैट्रिक्स उस स्क्वायर मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होगी उसको डिनोट कर रहा होगा. और फ्यूचर में हम या तो उस चीज को डेल्टा से या डी से डिनोट कर सकते हैं. नाउ हाउ वुड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका जो मैं डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, है ना. देयर आर सम फिक्स्ड मेथड्स बाय व्हिच यू कैन फाइंड आउट. तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट बाय अ 2x2 मैट्रिक्स, है ना. अगर मेरे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है तो उसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, है ना. विल क्विकली सी हाउ टू फाइंड द वैल्यूज, एंड लेटर डाउन द लाइन हम अपने इस डिस्कशन को कि वैल्यूज को कैसे निकाला जा सकता है उसको और रिफाइन करते जाएंगे. तो टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि हम इस लेक्चर्स में क्या करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, तो सबसे पहले विल सी हाउ टू एक्सपैंड और फाइंड अ वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट. देन विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ डिटर्मिनेंट. एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही रेगुलरली उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर. तो लेट अस स्टार्ट बाय टेकिंग अ क्विक, है ना, ओवरव्यू कि हम किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं. एंड मोस्ट ऑफ यू वुड हैव सर्टेनली नोन इट फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में भी इसकी बहुत जरूरत होती है. तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ध्यान सुनना, मैट्रिक्स है 1 2 3 4. क्या बोला मैंने, मैट्रिक्स है. और कैसे डिनोट किया मैंने उस मैट्रिक्स को, मैंने यहाँ पे जो ब्रैकेट यूज किए हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं. So this is a matrix of the order 2 into 2. अब सपोज मैं मॉड ऑफ ए लिखूं जिसको मैं डेल्टा से डिनोट करूंगा, तो क्योंकि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स उसके आगे मैंने ऐसा मॉड लगा दिया तो मतलब ये इसका डिटर्मिनेंट है. नाउ आई हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट. इस मैट्रिक्स को मैंने
अब डिटरमिनेंट बना दिया जिसको मैं ब्रैकेट्स भी चेंज करके डिनोट कर सकता हूं लाइक दिस। यू कैन सी कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को मॉडुलस वाले ब्रैकेट्स बना दिए। तो बाय डूइंग दिस ऑल्सो आई कैन डिपिक्ट द सेम थिंग, यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, क्योंकि एलिमेंट्स तो वही है, पोजीशन भी वही है, बस ब्रैकेट्स चेंज कर दिए। अब ना हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू? इट्स वेरी सिंपल, है ना, 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2। आपको याद होना चाहिए हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई किस ऑर्डर में करते हैं, है ना। किसी भी मैट्रिक्स में जब भी हम किसी भी डिटरमिनेंट की जब वैल्यू निकालते हैं तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर से, नहीं सॉरी राइट टॉप कॉर्नर से लेफ्ट बॉटम को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो लुक एट द वे मेरे हैंड्स ये मार्कर का मूवमेंट हो रहा है, 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2। So 1 into 4 minus 3 into 2, which would obviously be what? 4 minus 6, which is minus 2. So what is the value of the determinant which is associated to this 2 by 2 matrix? It is minus 2. So ये जो movement है ना, ये हमेशा याद रखना। तो इसको दो तीन क्वेश्चंस के लिए डिस्कशन करने के लिए हमेशा जो पहला एरो होगा, जो पहला मल्टीप्लिकेशन उसको ब्लैक से डिनोट करूंगा, और जो सेकंड मल्टीप्लिकेशन है उसको मैं एरो से रेड से डिनोट करूंगा। So 1 into 4 minus 3 into 2. This is what is the value and this is how you will expand a 2 by 2 या 2 into 2 determinant, है ना। This is the value which is associated to a 2 by 2 matrix which has been a value associated to a matrix, और इसको हम अब से क्या कहेंगे? determinant. So इसको हमें theoretically लिख लेते हैं। थ्योरी के हिसाब से अगर मेरे पास एक 2 by 2 का मैट्रिक्स है which looks like this A B C D, तो बताइए मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं मॉडुलस वाले लगे हुए हैं, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो 2 by 2 का डिटर्मिनेंट है ये क्या होगा? a इंटू डी माइनस इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी a इंटू डी माइनस c इंटू डी। तो c इंटू डी को हम सेकंड लिखेंगे एंड दिस इज हाउ द एक्सपेंशन वुड टेक प्लेस। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ अ 2 by 2 डिटर्मिनेंट। नाउ अब मैं मैट्रिक्स वर्ड नहीं यूज करूंगा, 2 by 2 डिटर्मिनेंट। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू 3 by 3। लेट अस मूव टू 3 by 3। सो एक 3 by 3 के डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपैंड किया जा सकता है या उसकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। सो पहले मैं थ्योरेटिकली समझा देता हूं आपको। सपोज यू हैव A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आप देख सकते हो ये 3 by 3 का डिटरमिनेंट है, 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। अब इसको एक्सपैंड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो कि हम अभी माइनर और कोफैक्टर के डिस्कशन में के अंदर लेंगे, जहां आप देखोगे देयर आर मल्टीपल वेज in which the value of this 3 by 3 determinant can be found out। पर बहुत ही अगर बेसिक लेवल से बात करें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहली रो को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो पहली रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, A1 A2 और A3। These are the 3 elements that are there in the first row of the determinant। अब हम क्या करते हैं, हमें 2 by 2 का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आता है, तो हम पहले एलिमेंट को लिखेंगे A1। इज दैट क्लियर? और A1 पे आने वाले रो और कॉलम को छुपा देंगे। क्या मैंने बोला? पहले रो के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। वेयर पहले रो को अंडरलाइन करने का मतलब है आई एम अबाउट टू एक्सपैंड दिस डिटरमिनेंट अलोंग द फर्स्ट रो। सुनना ध्यान से, आई एम अबाउट टू एक्सपैंड द डिटरमिनेंट अलोंग द फर्स्ट रो। और फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट को A1 को मैंने डिनोट कर दिया है, दिस वुड गेट मल्टीप्लाइड बाय। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? A1 वाले एलिमेंट पे आने वाले कॉलम और रो को छुपा दो। तो अगर A1 पे आने वाले रो और कॉलम को आप छुपा दोगे तो आप क्या देखोगे, आपको एक 2 by 2 का डिटरमिनेंट दिख रहा है, B2 B3 C2 C3 B2 B3 C2 C3, बस ये लिख लो। अब पहले वाले एलिमेंट को, पहले रो के पहले एलिमेंट को आपने प्लस साइन के साथ लिखा था, अगले वाले को माइनस साइन से लिखने माइनस A2। आप कैसे एक्सपैंड करेंगे? अब वही काम करेंगे। A2 किससे मल्टीप्लाई होगा? तो A2 पे आने वाले रो और कॉलम को छुपा दो। A2 ये रहा एलिमेंट हमारा, A2 ये रहा, इस पे आने वाले रो, ये रही रो, और इस कॉलम को छुपा दो। तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं और उनको भी एक डिटरमिनेंट में डाल दो। बताओ कौन कौन बचेगा? B1 B3 C1 C3। तो you'll get B1 B3 C1 C3 प्लस, तो पहला एलिमेंट A1 प्लस साइन के साथ था, तो दूसरा एलिमेंट A2 माइनस साइन के साथ था, तीसरा एलिमेंट वापस से प्लस के साथ आएगा, प्लस माइनस प्लस चलेगा। जैसे मैंने बोला अभी फॉर द टाइम बिंग, है ना, आप ये जो एक मेथड है इसको समझ लें। इन नेक्स्ट 15 मिनट्स जब हम माइनर एंड को फैक्टर की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखोगे ये चीज और रिफाइंड लैंग्वेज में हम लोग बात करना शुरू करेंगे। तो आप सबको 2 by 2 का डिटरमिनेंट तो एक्सपेंड करना आ गया, उसकी वैल्यू निकालनी आ गई। अब हम 3 by 3 के डिटरमिनेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे मैंने आपको बताया कि सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका, यू विल अप्लाई दिस मेथड ओनली इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस कि पहली रो को आप अंडरलाइन कर दो।
और पहली वाली रो में आने वाले एलिमेंट्स को, जैसे पहला एलिमेंट A1 था, उस पे आने वाले रो और कॉलम को छुपाकर जो 2/2 का बचा हुआ डिटरमिनेंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब हमारा A1 हो गया, फिर अगले वाला -A2 आएगा, फिर वापस से प्लस आएगा, और तीसरा एलिमेंट क्या है A3। बताओ ये A3 किससे मल्टीप्लाई होगा? तो जो अभी हमने किया था A3 पे आने वाले रो और कॉलम को छुपा दो। जब A3 पे आने वाले रो और कॉलम को आप छुपा दोगे तो ये हो जाएगा B1 B2 है ना, C1 C2। इज दैट क्लियर? B1 B2 C1 C2। तो जब आपने A1 को छुपाया था तो B2 B3 C2 C3, जब आपने A2 को छुपाया तो B1 B3 C1 C3, और जब आपने A3 पे आने वाले रो और कॉलम को छुपाया तो B1 B2 C1 C2। दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। ये जो वैल्यूज हैं जिनको मैं अब सर्कल कर रहा हूं, ये जो 2/2 के डिटरमिनेंट्स आए हैं, इनको आप एक्सपैंड कर लोगे, बिकॉज यू नो 2/2 के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, B2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू B3। पर बिफोर आई डू दिस, रिमेंबर वन थिंग, ये जो मैंने सर्कल में, रेड सर्कल में ये 2/2 के डिटरमिनेंट्स को जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको बोलते हैं माइनर करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट। जैसे A1 एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग उसका माइनर कहलाता है, माइनर है ना, जैसे पेरेंट होता है उसका माइनर, उसका जो उनके जो बच्चे होते हैं सिबलिंग, उसके जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? माइनर, है ना। तो पेरेंट इज मेजर, तो जो बच्चे हैं दैट आर माइनर, तो एक तरीके उसका माइनर है ना, उसी से एसोसिएटिव पर उसका छोटा वर्जन है। जो पेरेंट है वो 3/3 का है और जो माइनर है वो 2/2 का है। अब बताओ इसको कैसे एक्सपैंड करोगे? दिस इज सिंपल, दिस इज व्हाट A1 इनटू, बताओ इसका एक्सपेंशन क्या होगा, है ना, हमने अभी सीखा था B2 इंटू C3 माइनस रेड से सेकेंड वाला C2 इंटू B3। सो यूल गेट व्हाट, B2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू B3 लिख लो, या B3 इंटू C2 लिख लो, दैट्स वन इन द सेम थिंग, माइनस A2। अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? B1 इंटू C3 माइनस, बताओ सेकेंड क्या होगा, माइनस C1 इंटू B3। तो दिस वुड बी C1 इंटू B3 या B3 इंटू C1, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। एंड फाइनली A3 वाला क्या आएगा, A3 इंटू B1 C2, दिस इंटू दिस, माइनस C1 C2 C1 B2। इस ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, क्योंकि दिस इज वेयर द फर्स्ट लेवल ऑफ मिस्टेक इज डन, है ना। स्टूडेंट्स को पता तो होता है कि एक्सपेंड कैसे करते हैं, पर B2 इंटू C3 की जगह वो पहले पता चला C2 इंटू B3 कर दिया। एंड रिमेंबर द वे वी आर मल्टीप्लाइंग, B2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू B3, द ब्लैक एरो इज डन मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट माइनस द रेड एरो का मल्टीप्लीकेशन C2 इंटू B3। सो दिस वुड बी द एक्सपेंशन। ऑब्वियसली जब हमारे पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 की जगह नंबर्स होंगे तो इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, और ये जो मेरी वैल्यू आएगी यही मेरा डेल्टा या डी होगा, है ना, डेल्टा या डी होगा करस्पॉन्डिंग टू द 3/3 डिटरमिनेंट। जैसे मैंने कहा अब मैट्रिक्स की बात नहीं करेंगे, नाउ वी हैव मूव्ड इनटू अ डिटरमिनेंट। पर बिफोर आई मूव फॉरवर्ड मैं एक चीज याद दिला दूं, डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू का होता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसकी जो वैल्यू होती है, अ वैल्यू एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज अ डिटरमिनेंट। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू सम क्वेश्चंस, लेट अस टेक 1 और 2 क्वेश्चंस जहां पर हम इस एक्सपेंशन को ना एक बार करके देखते हैं कि कैसे एक्सपेंशन को हम तेजी से कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे मैंने कहा 3/3 का डिटरमिनेंट ही पूछा था, 1 2 3 -4 3 6 2 -7 9। सो 1 2 3 -4 3 6 2 -7 9। अब जैसे मैंने कहा इसको एक्सपैंड करने के लिए हम लोग सबसे बेसिक तरीके की तरफ जाते हैं, जो अभी हमने सीखा कि पहली रो को अंडरलाइन कर दें, पहली रो को अंडरलाइन कर लें। ये 3/3 का डिटरमिनेंट है, एक्सपैंड करना सीख रहे हैं, और 3/3 के ये डिटरमिनेंट में जब हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर निकालते हैं तो वो 2/2 का आता है। अब इसे आप फोर्स ही कर सकते हो कि मेरे पास 4/4 डिटरमिनेंट हो, वैसे तो 4/4 इज नॉट इन योर कोर्स, पर अगर 4/4 का डिटरमिनेंट होता तो उसकी पहली रो को अंडरलाइन करते, और फिर उसके हर एक एलिमेंट के जो माइनर आते वो 3/3 के होते, है ना। ये चीज आप फोर्स ही करना चाहिए आपको। अब आपने पहले रो के सारे एलिमेंट्स को पहली रो को अंडरलाइन कर लिया, इसका पहला एलिमेंट क्या है 1, उसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे। अब 1 को आप 1 पे आने वाले रो और कॉलम को छुपा दो तो बचेगा क्या, उसका माइनर क्या कहलाएगा, उसका माइनर 3 6 -7 9। द रीजन मैंने इस माइनर वर्ड को इंक्लूड किया क्योंकि ये मैथमेटिकली ही माइनर कहलाता है। जो अगला हमारा टॉपिक ही है वो है माइनर एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर क्या होता है ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। किसी भी एलिमेंट पे आने वाले रो और कॉलम को आप छुपा दो, है ना, तो जो बचा हुआ
माइनर डिटर्मिनेंट होगा, जो माइनर आपको बचे हुए एलिमेंट्स का से जो कलेक्शन मिल रहा होगा डिटर्मिनेंट का, दैट वुड बी योर माइनर। सो 1 पे आने वाले आपने रो और कॉलम को छुपा दिया तो क्या बचा 3 6 -7 9। पहला एलिमेंट रो का प्लस के साथ लिखा है, पहला एलिमेंट प्लस के साथ लिखा है। अब कौन से एलिमेंट को प्लस के साथ लिखना है, कौन से माइनस के साथ लिखना है, वो अभी हम और आगे पढ़ेंगे कोफैक्टर्स में। पर अभी फर्स्ट रो में याद रखना, फर्स्ट रो को जब आप फर्स्ट रो के अलोंग जब एक्सपैंड करते हो डिटर्मिनेंट को, तो पहले एलिमेंट को प्लस के साथ लिखते हो, अगले को माइनस के साथ लिखते हो। ये फर्स्ट रो में होता है, फर्स्ट रो के साथ ही करते हैं हम जनरली। अगला जो एलिमेंट था वो 2 था और उसको मैंने माइनस साइन के साथ लिखा। अब बताओ 2 पे आने वाले रो और कॉलम को छुपा दो। 2 पे आने वाले रो और कॉलम को छुपाऊंगा तो क्या आएगा -4 6 2 9, है ना। दिस वुड हाइड एंड दिस वुड हाइड, -4 6 2 9 एंड लास्ट इज +3। बताओ ये क्या होगा, इस पे आने वाले रो और कॉलम को छुपा दो तो -4 3 2 -7। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, पहले वाले मल्टीप्लीकेशन को मैं हाईलाइट कर लेता हूं so that there is no error. This is 1 into 3 into 9 is 27 minus plus होएगा 7 into 6. What is 7 into 6? It's 42. Minus 2 into -4 into 9 is what? -36 minus 2 into 6 is 12. Plus 3 into -4 into -7 is 28. Minus 2 into 3 is 6. Simple calculation होगी 27 plus 42 is what? 7 plus 9, 7 plus 2 is 9. 69 minus plus होएगा 2 into 36 plus 12 would be 48 plus 3 into what is 28 minus 6 22। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा 69 प्लस दिस इज व्हाट 96 प्लस, है ना, व्हाट इज दिस 66। इज दैट क्लियर? तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा एंड ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस वुड कम आउट टू बी 231। क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन करने पे, ये 231। सो दैट वुड बी योर आंसर। सो सिंप्लीफाई दिस एंड यू विल गेट द आंसर एज 231। सो आपको अब मेरे ख्याल से अब एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट। इट्स अ वैल्यू विच इज एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और डिटर्मिनेंट में हम लोग मॉडुलस वाले स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगाते हैं, या जो डंडियां होती हैं स्ट्रिक्स होती हैं उनको लगाते हैं। इट्स अ वैल्यू विच कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऐसा तो नहीं है कि मॉडुलस लगा दिया तो पॉजिटिव ही वैल्यू आनी, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन जो जिस तरह से हमने एक्सपेंशन सीखा है अबाउट द फर्स्ट रो वो किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। So students, let us now move to the concept of minors and cofactors corresponding to a particular element of a determinant, है ना, particular element of a determinant। तो अब ध्यान से देखिएगा, पहली बार इस लेक्चर में मैं एक डिटर्मिनेंट को कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, 3/3 के डिटर्मिनेंट को कैसे हम थ्योरेटिकली डिनोट करते हैं उसको शोकेस कर रहा हूँ, विच इज समथिंग विच इज नॉट वेरी न्यू। आप ऑलरेडी जानते हो कि हम एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स को, है ना, उसके एड्रेस के साथ उसका रो नंबर और उसके कॉलम नंबर से डिनोट करते थे। वैसे ही डिटर्मिनेंट में भी A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना। सो यू हैव A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो स्पेसिफिक इस केस में, इस डिस्कशन में, क्योंकि मुझे माइनर्स और कोफैक्टर्स का डिस्कशन लेना है, तो यहाँ पे द एड्रेस मैटर्स अ लॉट, इसलिए मैंने जो एलिमेंट्स लिखे हैं उनके साथ साथ उनके एड्रेसेस को भी अच्छी तरह हाईलाइट किया है। और आपको याद होगा एड्रेस जब भी मेंशन करते हैं रो नंबर पहले लिखते हैं और कॉलम नंबर बाद में लिखते हैं। जैसे अगर A32 की बात करूं तो इट्स इन द थर्ड रो एंड दिस इज सेकंड कॉलम, इसलिए इसका जो एड्रेस है वो A32 है। अब आती बात माइनर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइनर। सो माइनर करस्पॉन्डिंग टू एन एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग टू एन एलिमेंट, है ना। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ये जो 9 नंबर्स होंगे इसके अंदर, इस डिटर्मिनेंट के अंदर, ये 9 नंबर्स है ना, 9 नंबर्स, ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। सो माइनर करस्पॉन्डिंग टू एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट, इसकी बात हम करने वाले हैं। याद रखना, माइनर और कोफैक्टर जो होते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग होते हैं। तो लेट अस टेक द फर्स्ट एलिमेंट है A11। तो A11 का जो माइनर होगा उसको हम M11 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? M11 से। M स्टैंड्स फॉर माइनर और 11 मतलब जो एलिमेंट की पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली है उसके करस्पॉन्डिंग वाला माइनर है। और हम डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, हाउ डू वी गेट अ माइनर? बाय हाइडिंग द रो एंड द कॉलम, या फिर वी कैन ऑल्सो सेट बाय डिलीटिंग द
रो एंड कॉलम जो कि उस एलिमेंट पे आ रहे हैं। तो A11 और A11 पे आने वाले रो और कॉलम को अगर हमने हाइड किया तो बचा हुआ जो डिटर्मिनेंट होगा वो A22, A23, A32, A33 होगा। इज दैट क्लियर? इसी लॉजिक से अगर देखो ना A22, A23, A32, A33, अगर मैं तुमसे कहूं M12 बताओ, M12, सो व्हाट डू यू मीन M12? द माइनर विच इज करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट विच इज एट द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो बताओ वो क्या होगा? आप A12 पे आने वाले रो और कॉलम को छुपा दो तो यू विल गेट व्हाट? A21, A23, है ना, छुपा दिया तो A21, A23, A31 एंड A33। सो दिस इज व्हाट इज द माइनर विच इज करस्पॉन्डिंग टू M12, है ना। M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला A12 वाले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो माइनर है उसको हमने डिनोट किया है A21, A23, A31, A33। सिंपल है कंसेप्ट। फिर आता है M13। बताओ M13 क्या हो लॉजिकली? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आने वाले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर। जब आप इसके रो और कॉलम को छुपाओगे तो ये चार एलिमेंट्स बचेंगे। क्या होगा ये? A21, A22, A31 एंड A32। फेयरली सिंपल कि माइनर क्या होता है। अब अगर मैंने ये तीन ही माइनर्स लिखे, इसका ये मतलब नहीं कि तीन ही माइनर्स है, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर है। तो 9 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 माइनर होंगे। अब मैंने ये पहले रो के माइनर्स लिखे हैं। नाउ लेट अस पिक सम रैंडम नंबर्स इन बिटवीन। रैंडम एलिमेंट्स लेते हैं। सपोज लेट्स टेक M22। M22 का मतलब क्या होगा? एलिमेंट A22 के करस्पॉन्डिंग माइनर। तो हम क्या करेंगे? इसके करस्पॉन्डिंग आने वाले रो और कॉलम को छुपा देंगे A22 के करस्पॉन्डिंग। अब आपने देखा होगा रो और कॉलम को मैंने कैंसिल कर दिया, A22 पे आने वाले रो और कॉलम को मैंने छुपा दिया तो बचेगा क्या? A11, A13, A31, A33, है ना। ये देखो A11, A13, A31, A33। इसी लॉजिक से लेट मी टेक अनदर रैंडम वैल्यू नाउ। लेट मी आस्क यू टू फाइंड M32। सो व्हाट वुड बी M32? इट वुड बी द माइनर करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट A32 which is in the third row second column। तो यहां पर आने वाले रो और कॉलम को छुपा देते हैं। तो ये रो और कॉलम को मैंने इस बार पेन से ही मार्क कर दिया। तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या? A11, A13, A11, A13, A21 और A23। ये उसका माइनर हो गया। इज दैट क्लियर? अब ऐसा नहीं कि हम यहीं पे छोड़ देंगे, 2/2 के डिटरमिनेंट को बना के छोड़ देंगे। जितने भी हमने केसेस निकाले हैं ना, 9 के 9 जो माइनर्स इस तरीके से निकालेंगे, 2/2 का डिटरमिनेंट निकालेंगे, उनकी वैल्यूज तो निकाल ही लेंगे इसके बाद वाले स्टेप में, है ना। यू नो व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन? इट वुड बी A11 इंटू A33 फॉर दिस से M22 के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखेंगे तो इट वुड बी A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13। इसी लॉजिक से अगर मैं M32 की बात करूं तो ये भी एक नंबर होगा, एक वैल्यू होगी। माइनर इज अ वैल्यू। माइनर ऐसा नहीं कि 2/2 के डिटरमिनेंट पे हमने छोड़ दिया। 2/2 का डिटरमिनेंट आया, अब उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे। जब डिटरमिनेंट एक वैल्यू है तो माइनर भी एक वैल्यू ही है। बताओ M32 की वैल्यू क्या होगी इस लॉजिक से? पहले A11 इंटू A23 होगा माइनस A21 इंटू A13 होगा। इज दैट क्लियर? दैट्स द कंसेप्ट ऑफ माइनर। अब माइनर के बाद आती बात कोफैक्टर की, है ना। कोफैक्टर क्या होता है? सो कोफैक्टर भी करस्पॉन्ड एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग होता है। तो अगली हेडिंग डालें कोफैक्टर। कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट। इट्स टोटली लिंक्ड, है ना। इसको पहले वापस से भर देता हूं। A12, दिस इज व्हाट? A22, दिस A31, A32, A33, है ना। थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। नाउ व्हाट इज अ कोफैक्टर? तो माइनर को हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। सो कोफैक्टर कैसे डिनोट करते हैं? कोफैक्टर का एक सिंपल फॉर्मूला CIJ। What do you mean by CIJ? The cofactor corresponding to the element in the ith row and jth column, है ना, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले नोट किया था। तो CIJ का फॉर्मूला है -1 की पावर i प्लस j MIJ। सिंपल फॉर्मूला। अगर मैंने माइनर निकालना सीख लिया है, M अगर मैंने माइनर निकालना सीख लिया है, जैसे अभी हमने देखा, तो उस माइनर को -1 की पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई कर दो। अभी -1 की पावर i प्लस जे से क्या होगा? आपको ये मालूम ही होगा। अगर i प्लस जे, आई क्या डिनोट करता है? रो नंबर, और जे क्या डिनोट करता है? कॉलम नंबर उस एलिमेंट का। अगर इनका सम इवन हो गया, सम क्या हो गया? इवन। कब होगा इवन? देखो 1 + 1 इवन, मतलब A11 के करस्पॉन्डिंग i प्लस जे इवन आ रहा है। और कब होगा? देखो A13, 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 3 + 3 6। ये सारे सिनेरियोज में, है ना, सर्कल कर देता हूं। इन सारे सिनेरियोज में आप देख सकते हो जो i प्लस जे है वो इवन आएगा, और -1 की पावर इवन क्या होता है? 1।
तो मैं यहाँ पे अगर इसको और डिस्टिंग्विश और डिकोड करना चाहता हूँ तो कह सकता हूँ इफ आई प्लस जे इज इवन ना, इतना डिस्टिंक्शन करने की जरूरत नहीं है, जिसकी मेन डेफिनेशन है ये वाली, यही मोर देन सफिशिएंट है। बट तभी भी अगर आई प्लस जे इज इवन, व्हाट डज दिस इंप्लाई कि सी आई जे वुड बी इक्वल टू एम आई जे। जब आयत और जेयत का सम, आई और जे का सम, रो नंबर और कॉलम नंबर का सम इवन होता है तो उस समय को फैक्टर इज इक्वल टू माइनर, क्योंकि आई प्लस जे इवन होगा और माइनस वन की पावर इवन वुड बी वन। पर इफ आई प्लस जे इज ऑड, तो उस केस में सी आई जे जो होगा को फैक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वुड बी माइनस टाइम्स एम आई जे, है ना। और एम आई जे एक नंबर है, वैल्यू हमने निकाली अभी, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आई प्लस जे ऑड आ जाएगा और माइनस वन की पावर ऑड जो है माइनस वन है। नाउ लेट अस नाउ क्विकली डू सम 2-3 क्वेश्चंस, जिससे हमें माइनर और को फैक्टर निकालना जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए। वैसे तो ये जो चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स बोथ इज अ थ्योरी ओरिएंटेड चैप्टर, जैसा बाकी चैप्टर्स क्लास 12th के नहीं है, जैसे कैलकुलस नहीं है थ्योरी ओरिएंटेड। आप थ्योरी में जो चीज़ पढ़ते हो क्वेश्चंस उनसे बहुत अलग और अलग कंसेप्चुअली भी अलग सोच के आ सकते हैं। पर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स उन कुछ चैप्टर्स में से है जिसमें जैसी जैसी थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है एग्जैक्टली उसी में बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टू द वैरायटी ऑफ थ्योरी। इज दैट क्लियर? सो सपोज मैं आपको एक डिटरमिनेंट दूं डी विच इज 1 2 3 4 और मैं आपको लिखूं राइट माइनर एंड को फैक्टर, माइनर एंड को फैक्टर एसोसिएटेड टू ईच एलिमेंट। तो आप एक तरीके से ये नोटिस करना में किस तरह से राइटिंग स्टाइल होगी। तो मैं रेड से लिख रहा हूं इन एलिमेंट्स का नंबर, सो दैट हमें नंबरिंग भी याद होनी चाहिए। वैसे तो ये लॉजिकली आ जाना चाहिए। A11 है, ये A12 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये A21 है और ये A22 है। सो हमारी जो थ्योरी है उसमें जो मैंने नंबरिंग दी थी हर एक एलिमेंट को वो मैंने रेड में लिख दी है। तो बताओ व्हाट वुड बी M11? M11 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आने वाले एलिमेंट को छुपा दोगे तो क्योंकि ये 2x2 है तो छुपाने के बाद एक ही एलिमेंट रह जाएगा, तो 4 लिख दो सीधा आप, और कुछ नहीं करना। बताओ व्हाट वुड बी M12? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे आने वाले एलिमेंट को छुपा दो तो क्या बचेगा उसके बाद 3। बताइए व्हाट वुड बी M21? M21 का मतलब कि जो 3 है हमारा M21 पे है ना, A21 है हमारा एलिमेंट इन द सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस पे आने वाले रो और कॉलम को छुपा दो। लो छुपा दिया, क्या बचेगा? सिर्फ 2। एंड फाइनली यू हैव M22 विच यू कैन वेरी वेल सी, 4 को छुपाओगे, 4 पे आने वाले रो और कॉलम छुपाओगे तो 1 बचेगा। 2x2 में तो इट्स वेरी इजी, बस आपको उसके ना जो डायगोनली अपोजिट एलिमेंट उसको पिक करना। 1 का माइनर 4, 2 का माइनर 3, 3 का माइनर 2 है ना, M21 का माइनर 2 और 4 के करस्पॉन्डिंग माइनर क्या आएगा? 1। अब बात आती है कोफैक्टर्स की, C11। कोफैक्टर का फॉर्मूला मैं वापस से आपके सामने लिख दूं, सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। पर ये दिखने में जितना अजीबोगरीब सा फॉर्मूला लगता है तो उतना ही सिंपल। देखो 1 + 1 इवन है, 1 + 1 2 होता है विच इज इवन। तो इस केस में कोफैक्टर और माइनर सेम होंगे, 4 लिख दो। व्हाट अबाउट C12? तो आप देखते हो C12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 3 होता है, 3 क्योंकि ऑड है तो जो भी माइनर विद द माइनस साइन तो -3। व्हाट अबाउट M21? अगेन 2 + 1 इज ऑड तो माइनर विद द माइनस साइन, तो माइनर 2 था विद द माइनस साइन, एंड ये C21 हो गया, सॉरी C21। एंड व्हाट अबाउट C22? को फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम एलिमेंट, तो वो 2 + 2 क्योंकि 4 होता है तो माइनर के बराबरी होगा 1। तो आप देख सकते हो इन दोनों केसेस में आई और जे का सम इवन था, या 2 था या 4 था, तो माइनर और कोफैक्टर सेम आ गए। पर 1 2 और 2 1 में आई और जे का सम 3 था जो कि ऑड था, इसलिए जो माइनर था विद अ माइनस साइन लगा दिया हमने। इट्स सो वेरी इजी। नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट कम्स। कई बार क्योंकि आगे चलकर हम एक और कंसेप्ट पढ़ने वाले, इट माइट नॉट बी देयर इन दिस लेक्चर बट इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर विल बी कंसिडरिंग द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करेंगे। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सुनना मैंने डिटरमिनेंट नहीं बोला, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स? जो आपके कोफैक्टर्स आए ना, जो हमारे कोफैक्टर्स आए इनका आपको अगेन एक डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा या एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, जैसे कि कुछ इस तरह का C11 C12 C13 सॉरी C11 C12 C22 और C
सॉरी C11 C12 C21 और C22। ये क्या देख रहे हो आप? दिस इज अ मैट्रिक्स जिसके जो एलिमेंट्स हैं दे आर द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स दैट वर देयर इन द डिटर्मिनेंट। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा जिसके जो एलिमेंट्स होंगे वो खुद एक कोफैक्टर होंगे, है ना, दैट वुड बी रिलेटेड टू एडजॉइंट। इसमें थोड़ा सा कुछ और आएगा, है ना, इसमें ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा, बट दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। इसे अभी हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स। अभी फॉर द टाइमिंग इसको एडजॉइंट वर्ड से नहीं बोलेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसा नहीं कि आप बैठ के इसकी भी वैल्यू निकाल लेना, ये कलेक्शन है सिर्फ। तो बताओ C11 क्या था हमारा 4, बताओ हमारा C12 क्या है -3, बताओ हमारा C21 क्या है -2, और हमारा C22 क्या है 1। इज दैट क्लियर? तो यू कैन वेरी वेल सी दैट दिस इज नोन एज व्हाट? दिस मैट्रिक्स इज नोन एज व्हाट? मैट्रिक्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। करस्पॉन्डिंग क्यों? क्योंकि पहले वाले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर था उसका 4। तो इट इज द मैट्रिक्स क्योंकि कलेक्शन है, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है हमको। सो आई गेस ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, और वहां पर हम 3x3 का डिटरमिनेंट लेंगे सो दैट थोड़े से ट्रिकी सिनेरियोज को भी हम तेजी से निकाल पाए। सो द क्वेश्चन जो है बड़ा स्पेसिफिक सा है। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स associated to -3, -5, -1 and 7 इन द डिटर्मिनेंट। तो एक डिटर्मिनेंट आपको लिख रहा हूं, उसमें ये एलिमेंट्स होंगे, और डिटर्मिनेंट क्या है? 2 -3 1 4 0 5 -1 6 7। तो ये मैंने 3x3 का एक डिटरमिनेंट लिखा है। और आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे माइनर और कोफैक्टर्स निकालने हैं कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? -3 कहाँ है? इसका एड्रेस क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर क्या है? 5 का निकालना है। 5 का यहाँ है, ये कहाँ है? सेकंड रो थर्ड कॉलम A23, सेकंड रो थर्ड कॉलम। फिर -1 कहाँ है? ये रहा -1, इसकी पोजीशन क्या है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, एंड फाइनली 7 विच इज A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो मुझे इन तीनों एलिमेंट्स, इन चारों एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग जो माइनर है और कोफैक्टर निकालने हैं। तेजी से निकालते हैं। बताओ M12 क्या होगा? M12 क्योंकि 3x3 का डिटर्मिनेंट है, तो इसमें जब आप एक रो और एक कॉलम को छुपा दोगे तो 2x2 का डिटर्मिनेंट आएगा। बताओ -3 पे आने वाले रो और कॉलम को छुपा दो, -3 पे आने वाले रो और कॉलम को छुपा दूंगा तो क्या बचेगा? 4 5 -1 7, 4 5 -1 7। बताओ इसी लॉजिक से ये क्या है? माइनर करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? -3, है ना, समझ गए होगे आप। इसको मिटा रहा हूं, अब देख लेंगे खुद ही। M23 व्हाट इज दिस? दिस इज द माइनर करस्पॉन्डिंग टू 5, M23। बताओ M23 कैसे निकलेगा? 5 पे आने वाले रो और कॉलम को छुपा दो, देख सकते हो आप। क्या बचेगा? 2 -3 एंड -1 6, -1 6। 5 पे आने वाले रो और कॉलम को छुपा दिया कुछ इस तरह से। तो 2 -3 -1 6। नाउ टेल मी व्हाट वुड बी योर M31 is the minor corresponding to -1, that is also in our discussion। बताइए क्या आएगा? So it would be, मैं यहाँ लिख देता हूँ इनफैक्ट M31। हाँ बताइए M31 क्या आएगा? इस पे आने वाले रो और कॉलम को छुपा दीजिए। दिस इज द रो एंड दिस इज द कॉलम। क्या बचेगा? -3 1 0 5 एंड फाइनली कम्स M33 विच इज द माइनर विच इज करस्पॉन्डिंग टू 7। 7 पे आने वाले रो और कॉलम को छुपा दीजिए तो क्या बचेगा? 2 -3 4 0, छुपा दिया 2 -3 4 0। इज दैट क्लियर? सो आई गेस आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि माइनर निकालने के लिए आपको कैसे उस एलिमेंट पे आने वाले रो और कॉलम को हाइड करना है। आप सिंपल वैल्यूज निकालो। व्हाट इज दिस? माइनर की वैल्यू 4 × 7 इज 28, 28 माइनस प्लस 5 कितना आएगा? ये है 4 × 7 28, माइनस है तो -5 -5 +5 हो जाएगा, एंड दिस वुड बी व्हाट? 33। सो दिस वुड बी 33। मैं यहाँ लिख देता हूँ 33 आई वैल्यू, 33। नेक्स्ट निकालते हैं। 2 × 6 इज 12, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस एज इट इज रहेगा, 3 आएगा विच इज व्हाट? 12 - 3 इज 9, तो इसकी वैल्यू आ गई 9। दिस हैज कम आउट टू बी 9। ठीक है,
इसका क्या आएगा -3 इंटू 5, पहले ये होगा -3 इंटू 5 इज -15 एंड 0 इंटू 1 इज 0, तो -15 ही आंसर आएगा। एंड M33 का आएगा 2 इंटू 0 इज 0, -4 इंटू -3 इज -12, तो आंसर क्या आएगा 12। तो यू कैन वेरी वेल सी वी हैव फाउंड आउट द माइनर, वी हैव फाउंड आउट द माइनर। अब क्वेश्चन में उसने ये बोला था कि उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालो, तो यहीं पे निकाल देता हूँ, रेड में लिख देता हूँ C12 कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट -3, उसको C12 बोलेंगे, विच इज एट A12 पोजीशन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली पोजीशन पे। वो बताओ क्या है, क्योंकि 1 और 2 का सम, I और J क्या है यहाँ पर, I क्या है यहाँ पर 1 और J क्या है कॉलम नंबर 2, तो I हो गया रो नंबर 1 और J हो गया कॉलम नंबर 2, इनका सम क्या है 1 + 2 3, ऑड है, मतलब माइनस साइन लगा दो, तो इसके आगे माइनस साइन लगा दो, -33, क्योंकि जब भी I + J ऑड होता है तो माइनर के आगे माइनस साइन लगा दो, तो माइनर के आगे माइनस साइन लगा दिया। बताओ 2 + 3 क्या है 5, ये भी ऑड है, तो बताओ C23 क्या होगा, माइनर के आगे माइनस साइन लगा दो, -9। व्हाट इज 3 + 1 4 विच इज even, इसलिए C31 क्या होगा -15 ही, वो तो अलग बात है 15 खुद ही माइनस है, पर उसके आगे माइनस नहीं लगा, तो क्योंकि 3 + 1 इज 4, तो कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर। एंड लास्ट C33, 3 + 3 क्या है 6, तो कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर विच इज 12। तो आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे हम माइनर और कोफैक्टर्स को निकालते हैं, है ना। लेट अस मूव फॉरवर्ड क्विकली टू अ स्मॉल हेडिंग विच इज एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। हमने एक्सपेंशन सीखा है डिटर्मिनेंट का, पर वील सी हाउ टू एक्सपैंड अ डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो एनी कॉलम। वापस बोलो, हाउ टू एक्सपैंड अ डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो एनी कॉलम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द कोफैक्टर्स। तो लेट अस मूव टू दैट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, एज द हेडिंग स्टेट्स, अभी तक हमने डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन है अलोंग फर्स्ट रो देखा था सिर्फ, है ना। दैट वाज ओनली हाफ ऑफ द ट्रुथ, इनफैक्ट 3/3 में तो इट्स ओनली 1/3 ऑफ द ट्रुथ। सो हाउ कैन वी एग्जैक्टली गो अहेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट? क्या सिर्फ फर्स्ट रो के अलोंग ही हो सकता है? नहीं, जो रियल डेफिनेशन वो कहती है दैट द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट, है ना, वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट, ध्यान सुनना, इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, है ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स अलोंग एनी रो और एनी कॉलम, है ना। तो मैं एक बार वापस से आपको डेफिनेशन पढ़ देता हूं, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, है ना, मैंने रो और कॉलम बाद में कह दिया, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, है ना, या तो कोई रो हो स्लैश कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। जैसे कि इसको बड़े इजीली समझते हैं। सो सपोज मेरे पास एक डिटरमिनेंट है डी, ये डेल्टा है, एंड दिस इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बता दिए। अब आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि आपको वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट निकालनी है, तो व्हाट हैज द स्टेटमेंट सेड कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम या कोई सी भी रो, कोई सी भी कॉलम आप पिक कर सकते हो। वो सबसे पहले फर्स्ट रो लेते हैं, है ना। व्हाट आई एम अबाउट टू डू, आई एम अबाउट टू राइट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट एक्सपैंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो। तो मैं किसी भी एक रो को अंडरलाइन कर लूंगा, अभी मैंने फर्स्ट रो को किया है। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इट सेज इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स मल्टीप्लाइंग विद देयर करस्पॉन्डिंग, या प्रोडक्ट विद द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो बताओ C11 के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा उसको C11 से डिनोट कर लेते हैं, सॉरी A11 के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा उसको C11 से कर सकते हैं। तो पहले रो को मैंने अंडरलाइन किया, और क्या निकालने वाला हूं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विद देयर कोफैक्टर्स। तो A11 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C11 होगा, जो कि आपको मालूम है कैसे निकलेगा, अभी हमने माइनर और कोफैक्टर का डिस्कशन किया था। प्लस सम है, तो प्लस A12, बताओ A12 के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे C12, एंड द लास्ट वुड बी A13 getting multiplied by the cofactor corresponding to this element C13. So this is the expansion, या this is the value that would be associated to the determinant. अब आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सर जब आपने स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर में एक्सपेंशन किया था तो आपने बोला था पहला एलिमेंट प्लस के साथ, दूसरा एलिमेंट माइनस के साथ, फिर तीसरा एलिमेंट प्लस के साथ होता था। यहां पे तो ऐसा नहीं हो रहा। उसका रीजन है वहां पर आप कोफैक्टर्स नहीं कर रहे थे, वहां आप माइनर्स निकाल रहे थे, माइनर। अब बताओ 1 + 1 C11 M11 के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि 1 + 1
इवन है, और इवन होने पे कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर। तो अगर मैं माइनर के टर्म्स में बात करूं तो a11 इंटू m11 होगा। अब बताओ 1 + 2 क्या है, 1 + 2 3, तो मतलब C12 वुड बी इक्वल टू माइनस टाइम, इसलिए माइनस आ जाता है ना। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स विच नीड टू बी नोटिस्ड। और 1 + 3, 1 + 3 क्या होगा 4, विच इज अगेन इवन, तो a13 इंटू m13 आएगा। दिस एक्सप्रेशन में मैंने माइनस को यूज किया हुआ है, पर इस एक्सप्रेशन में मैंने क्या यूज किया हुआ है, कोफैक्टर्स को। इसलिए जो रियल वर्ड है वो हमें कोफैक्टर्स का यूज करना चाहिए। व्हाट इज वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट? इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स along any one row or any one column with their corresponding cofactors। अब अगर माइनस को पिक्चर में लेके आएंगे तो फिर प्लस माइनस प्लस को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, पर दैट इज नॉट द रियल गेम। इज दैट क्लियर? तो सर क्या किसी के भी अलोंग कर सकते हो? यस, आप सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग भी कर सकते हो। तो बताओ सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग क्या था, a21 इंटू m21, सॉरी C21। जो भी वो एलिमेंट होगा आप सेकंड रो को अंडरलाइन करते, उसका पहला एलिमेंट है a21, उसको मल्टीप्लाई करते उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से। अगला क्या है a22 एलिमेंट, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा C22। फिर a23, उसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा वो होगा C23। सो ये जो मैंने ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा है दैट इज एक्सपेंशन या वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट एक्सपेंडेड अलोंग फर्स्ट रो। ये क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट अलोंग सेकेंड रो। और थर्ड रो से भी आप करस्पॉन्डिंग लिख लेते। बताओ थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग क्या था, a31 C31 है ना, a33 C33। फिर क्या था, सॉरी a31 C31, a32 C32, a33 C33। तो ये मैंने सारे के सारे रोज के करस्पॉन्डिंग लिख दिया। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अलग अलग तरीके से वैल्यूज निकालोगे तो अलग अलग आएंगे, नहीं, सारी की सारी किसके बराबर आएंगे, डिटरमिनेंट डी के बराबर ही आएगी। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट वुड रिमेन द सेम। तो चाहे आप फर्स्ट रो के अलोंग निकालो, सेकंड रो के अलोंग निकालो, थर्ड रो के अलोंग निकालो, या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग निकालो। अब रोज के लिए इतना लिख दिया, चलो एक कॉलम के लिए भी करके दिखाता हूं। सपोज आई टेक द सेकंड कॉलम, तो बताओ वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होगी, a12 C12 प्लस a22 C22 प्लस a32 C32। तो आई गेस आप लोगों को मेरा जो पॉइंट है वो कन्वे हो गया होगा। इन सब की वैल्यूज 6 आउटकम आएंगे, फर्स्ट रो के अलोंग, सेकंड रो के अलोंग, थर्ड रो के अलोंग, फर्स्ट कॉलम के अलोंग, सेकंड कॉलम के अलोंग, थर्ड कॉलम के अलोंग, किसी के भी अलोंग, किसी एक के अलोंग आपको बस एक्सपैंड करना है। किसी भी के अलोंग भी आप इसको एक्सपैंड करोगे तो यू वुड गेट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। पर एक छोटी सी चीज और आती है, यहां पे जो डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, वापस से पढ़ दूं वो डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। पर इसमें एक छोटी चीज याद रखना, मान लो है ना, ये तो चलो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, पर मान लो आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उन किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से ना मल्टीप्लाई करके, वापस बोल रहा हूं, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ना करके किसी और रो या किसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, ये जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, a11 a12 a13, इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया C21 C22 C23। ये देख सकते हो, ये तो C21 C22 और C23 हैं, सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हैं। तो इस केस में द आंसर वुड ऑलवेज कम आउट टू बी 0। मतलब जब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को अपने करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम निकालोगे तो वही डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। पर उसके अलावा आप कोई भी कॉम्बिनेशन कर लो, the value would always come out to be 0. So you can see the second statement that is getting reflected on your screen. The sum of the product of elements of any row, bracket में column, with cofactors of any other row, या फिर कॉलम की बात करेंगे तो विद एनी अदर कॉलम। तो मान लो आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर्स या फिर थर्ड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, द सम वुड ऑलवेज कम आउट टू बी 0, है ना, रोज का रो के साथ, कॉलम का कॉलम के साथ। या फिर आपने फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करने के लिए, जैसे हमने सेकंड रो के अलोंग एक्सपैंड किया है, अब आपने सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया होता तो सम हमेशा क्या था, 0। एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। सो लेट अस नाउ मूव टू अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस नाउ दैट वी हैव अ डिसेंट आइडिया दैट हाउ टू एक्सपैंड, है ना, अ पर्टिकुलर डिटरमिनेंट। हमने माइनर और कोफैक्टर्स को भी पढ़ लिया है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। You have to find the value of determinant
and the determinant that is given to you is AB0, 0AB and B0A. It's a fairly simple question है ना, मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई ट्रिकीनेस है. वी हैव ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर देते हैं है ना. 99.99 केसेस में आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करोगे, क्योंकि आपको ये भी पता है कि कोफैक्टर्स का साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस. तो बताओ फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट ए, उसको उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी 0A. जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है वो बी है, पर जो सेकंड रो का फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है, A12. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 और 2 का सम क्योंकि ऑड है तो पहले माइनस साइन लगा ही दो. अब तो आपको रियलाइज हो चुका होगा व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ प्लेसिंग प्लस माइनस एट द स्टार्ट. इस पे आने वाले रोज और कॉलम को छुपा दो तो यू विल गेट 0B BA. इज दैट क्लियर? एंड फाइनली यू हैड व्हाट, 0, द थर्ड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो. इसको तो किसी से ही मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आना है, तो उसको लिख के फायदा ही नहीं है. व्हाट इज दिस, A स्क्वायर माइनस 0 माइनस B इंटू 0 इंटू 0 माइनस B स्क्वायर है ना. व्हाट इज दिस, A क्यूब minus B cube. So the answer would be A cube minus B cube. So fairly simple question that is based on this expansion है ना. Let us take another question. बहुत ही basic सा question ले रहा हूँ, because after this we are about to move to a much more trickier topic, and that is properties of determinant. So let us take one last question. The last question states, find the value of K. Find the value of K, लिखना of K if the determinant 1 2 0 and if the determinant 1 2 0 2 3 1 and 3K2, यहाँ K आ गया है ना, is equal to 4. तो आपके लेफ्ट साइड को जो डिटर्मिनेंट है उसको एक्सपैंड करना है. एक्सपैंड करने पे एक वैल्यू जो होगी वो K के टर्म्स में होगी, उसको 4 से इक्वेट कर देंगे. वापस से फर्स्ट रो ही लेते हैं. फर्स्ट रो का फायदा ये है कि फर्स्ट रो में एक 0 भी है, तो 0 इंटू एनी इट्स माइनर या कोफैक्टर वुड बी एनीवेज 0. तो 1 इंटू क्या आएगा, 1 का माइनर क्या है, क्या कोफैक्टर क्या है, 3 1K2 माइनस 2 इंटू, क्यों माइनस आएगा आपको रियलाइज हो जाना चाहिए, 2 इंटू 2 1 3 2. 2 पे आने वाले रो और कॉलम को आपने छुपा दिया तो 2 1 3 2 बचेगा, इज इक्वल टू 4. बताइए क्या आएगा, 3 इंटू 2 इज 6 माइनस के, फर्स्ट दिस 3 इंटू 2 माइनस के, और 1 से मल्टीप्लाई करके तो 1 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 3, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 4. तो ये कितना आएगा, 6 माइनस के माइनस 4 माइनस 3 इज 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4. व्हाट इज 6 माइनस 2, 4, और 4 ये कट जाएगा, तो फ्रॉम हियर K इज इक्वल टू कितना, 0. सो द वैल्यू ऑफ K हैज कम आउट टू बी 0. So I guess these questions have given you a decent idea about the basics of determinants. Now let us move to a much complex topic. कॉम्प्लेक्स तो नहीं, जो इतना ईजी सा पैटर्न चल रहा था उससे थोड़ा सा और ट्रिकी होगा, एंड दैट वुड बी दी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. तो स्टूडेंट्स लेट अस नाउ डिस्कस दी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. नाउ सबसे पहले आपको बता दूं कि ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट क्यों है. कई बार किसी डिटर्मिनेंट को पूरी तरह से एक्सपैंड करके उसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करके निकालना ज़रूरी नहीं है ना. समटाइम्स दी सिंप्लीफिकेशन ऑल्सो है ना रिजल्ट्स इनटू अ मैसिव कैलकुलेशन दैट इज देयर. नंबर्स अगर बड़े बड़े होंगे किसी डिटर्मिनेंट के अंदर तो कैलकुलेशन वुड बी लेंथियर. सो हम कुछ प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट्स के थ्रू एक डिटर्मिनेंट को ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं है ना. समथिंग विच कैन बी डन इन अ मच मोर सिंपलर वे rather than expanding it along one row or one column. So there are quite a few properties, around 5 से 6 properties in that we'll be studying. तो सबसे पहली property which states है ना, the property number 1 it states है ना, पहले मैं आपको बता दूं कि वो प्रॉपर्टी क्या होती है. वो कहती है कि that the value of the determinants remains unchanged. ध्यान सुनना, the value of the determinant remains unchanged if the rows and columns are interchanged. मतलब अगर आपने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट वुड रिमेन अनचेंज्ड. अब आपको याद होगा कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब मैट्रिक्स में क्या होता था, ट्रांसपोज निकालना. तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को मैं इस तरह से लिख सकता हूं दैट इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होता है. सो इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन मॉड ऑफ A इज इक्वल टू मॉड ऑफ A ट्रांसपोज, क्योंकि मॉड जब लगा देते हैं तो एक तरीके से वो स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होता है.
या फिर अगर मैं थ्योरेटिकली कहना चाहूं तो अगर डी या डेल्टा से मैं एक डिटरमिनेंट को डिनोट कर रहा हूं, आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स या 3x3 डिटरमिनेंट, सॉरी, आई टेक एन एग्जांपल ऑफ 3x3 डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स तो मैंने पहले लिखा था, यहां पर मैंने जो डिनोशन लिया, ये जो मैंने प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस किया है, वो पहले ए मैट्रिक्स लिया है और फिर उसके डिटरमिनेंट को शो किया है उसके मॉड को लगाकर। और ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा कि मैट्रिक्स के अंदर आपने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया ना। अगर इसी चीज को मैं एक अलग तरीके से कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि सपोज मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, सपोज वो है A1 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो आपने देखा होगा इस बार मैंने डिनोशन करने के तरीके को चेंज कर दिया। तो दीज टू आर अ वेरी प्रोमिनेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ डिटरमिनेंट और अ मैट्रिक्स इन थ्योरीज। सबसे पहले या तो आप नंबरिंग दे दो A11 A12 A13, जहां पे एड्रेस को मेंशन करना जरूरी होता है, या फिर पहले रो के एलिमेंट्स को आपने A से डिनोट कर दिया 1 2 3 सब्सक्रिप्ट लगाकर, दूसरे रो के एलिमेंट्स को B से डिनोट कर दिया 1 2 3 सब्सक्रिप्ट लगाकर। दिस इज मच मोर ईजियर, क्योंकि दो सब्सक्रिप्ट नहीं लिखने पड़ेंगे, A11 नहीं लिखना पड़ेगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा एलिमेंट्स के बारे में बात नहीं करूंगा, रोज और कॉलम्स को के बारे में बात करने वाला हूं, इसलिए ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ प्रॉपर्टीज मैं जनरली डिटरमिनेंट्स को 3x3 के डिटरमिनेंट को इस तरीके से ही डिनोट करूंगा, इस तरह के डिनोशन को ही फॉलो करूंगा। तो सपोज मेरे पास एक डिटरमिनेंट है जिसके रोज और कॉलम्स आपके सामने हैं, एंड सपोज इफ आई इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स या फिर इसका ट्रांसपोज कर दूं, तो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज एंड दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? एंड वील क्विकली जस्ट वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी बाय टेकिंग अ 2x2 डिटरमिनेंट, है ना। 3x3 डिटरमिनेंट को तो आप क्वेश्चंस में सॉल्व करके कर ही लोगे, पर एक 2x2 से क्विकली डिस्कशन कर पाएंगे। सो आई गेस यू वुड हैव ऑल नोटेड डाउन द फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच स्टेट्स that what does it state? That it states that the value of the determinant remains unaltered या unchanged if the rows and columns are interchanged। तो इसी को समझाने के लिए जैसे मैंने कहा I'll take a quick, है ना, एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल क्या है, सपोज मेरे पास एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 और एक दूसरा डिटरमिनेंट D1 लिख देता हूँ विच इज 1 2 3 4 अगेन। यू कैन वेरी वेल सी मैंने डिटरमिनेंट लिखा है क्योंकि मैंने मॉड वाली डंडियां लगाई हुई हैं। अब दोनों की वैल्यूज निकालते हैं, दोनों डिटरमिनेंट्स की, और एज पर यू कैन सी द एलिमेंट्स आर सेम, बस अंतर क्या है, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन गई है, जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम हो गई है, और इस प्रॉपर्टी के अनुसार इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। लेट अस एक्सपैंड। सो 1 into 4 is 4, -3 into 2 is 6, आंसर इज -2। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज -2। इसमें क्या आएगा, 1 into 4 4, -2 into 3 is 6, विच इज अगेन -2। क्या देखते हो आप, इवन दो कि आपने रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है, ट्रांसपोज कर दिया है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो स्क्वायर ही होगा। तो क्योंकि आपने ट्रांसपोज भी कर दिया आपने एक तरीके से, या रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज भी कर दिया एक तरीके से, तभी भी द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। लेट अस कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी। जो सेकंड प्रॉपर्टी, इसको आप हाईलाइट कर लेना, बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है, बहुत ही वाइडली यूज्ड है। एंड व्हाट डज इट सेज, प्रॉपर्टी नंबर 2। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इट स्टेट्स दैट, है ना, आई विल जस्ट रीड इट आउट फर्स्ट। इफ एनी टू रोज या ब्रैकेट में और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज, आपने सारे रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज नहीं किया, कोई से भी दो रोज लिए या कोई से भी दो कॉलम्स लिए, या तो दो रोज ले लो या तो दो कॉलम्स ले लो। तो अभी हम रोज की बात करते हैं। मान लो आपने दो रोज ले लिए, है ना, 3 रोज हैं, 3x3 का डिटरमिनेंट, और आपने दो रोज लिए और उनको इंटरचेंज कर दिया। तो इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज इन साइन ओनली। मतलब उसका सिर्फ साइन चेंज होता है। साइन मतलब अगर मान लो उसकी वैल्यू +22 आ रही थी, मान लेते हैं हाइपोथेटिकल केस कि डिटरमिनेंट की वैल्यू +22 आ रही थी और आपने दो रोज को इंटरचेंज कर दिया, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट वुड बिकम -22। तो इसका मतलब, इसको पहले हम शोकेस कैसे करेंगे, मान लीजिए, है ना, एक डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3। हमने डिस्कस कर रखा है कि प्रॉपर्टीज के दौरान हम डिटरमिनेंट्स को अब इसी तरीके से 3x3 के डिटरमिनेंट को इसी तरह से डिनोट करेंगे। तो अगर ये D है और एक दूसरा D1 है मान लो, विच इज A1 A2 A3, आप बोलोगे सर पहले रो को तो आपने वहीं रखा, यस, पर आप नोटिस करो व्हाट हैव आई डन इन द सेकेंड डिटरमिनेंट, मैंने रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया है। आई गेस इसको देखकर आपको याद हो रही होगी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कौन सा वाला, इंटरचेंज वाला। तो मैंने सेकेंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया।
तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी व्हाट वुड हैपन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर पहले वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू d है और दूसरे वाले की d1 है, तो d1 और d बस साइन में डिफरेंस होंगे, साइन में डिफरेंस होंगे, मतलब अगर ये d है तो ये माइनस d होगा, इसका मतलब d1 वुड बी इक्वल टू माइनस d। व्हाट इफ सर अगर मैं एक और बार चेंज कर देता, मान लो आपने एक बार चेंज किया दो रोज को, अब मान लो आपने अब फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया इसके बाद, और तो माइनस इंटू माइनस वापस वो d ही आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इसी लॉजिक में अगर मैं आपसे पूछूं, लेट मी टेक गिव यू अनदर, है ना, थिंग टू पॉन्डर। मान लो मैं बोलूं एक और डिटरमिनेंट है d2 विच इज, है ना, c1 c2 c3 a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3। अब मैं आपसे पूछूं कि d2 और d के बीच में क्या रिलेशन है, d2 इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप बारीकी से देखोगे रोज तो रोज ही हैं, वैसी की वैसी रोज ही हैं, पर पहली रो अपनी जगह पे नहीं है, दूसरी रो भी अपनी जगह नहीं है, और तीसरी रो में भी अपनी जगह पे। क्यों नहीं? क्योंकि दो बार इंटरचेंज हुआ। देखना कैसे, पहले a1 को सेकंड रो बनने के लिए, a1 वाली रो को इस फर्स्ट रो को सेकंड रो बनने के लिए पहले ये स्वैपिंग हुई होगी, तो b1 ऊपर आ गया होगा और a1 नीचे आ गया होगा, b ऊपर चले गए होंगे, a नीचे चले गए होंगे, तो माइनस साइन लगा होगा, पर a बीच में आ गया होगा, फिर b ऊपर होगा c नीचे होगा, फिर b और c ने इंटरचेंज किया होगा, तो माइनस माइनस दो बार लगा होगा, तो वापस से d2 की वैल्यू d के बराबर ही आ जाएगी। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा d2 d के बराबर क्यों आया होगा, बिकॉज ऑल द रोज हैव इंटरचेंज, मतलब एक साथ नहीं ऑब्जर्व करेंगे, बारी बारी से पहले एक बार माइनस लगा, फिर एक और बार माइनस लगा, इससे दो बार माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो सेम वैल्यू आ गई, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट यू नीड टू नो। कम्स द थर्ड प्रॉपर्टी नाउ, पर इस प्रॉपर्टी नंबर 2 को आप हाईलाइट करके रखिएगा। इन सारी प्रॉपर्टीज में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रॉपर्टीज है द सेकंड प्रॉपर्टी, कि अगर दो रोज या दो कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी सेज इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो या फिर कॉलम आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो। ये बहुत ऑब्वियस है, पर अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर आपने देखा कि पूरी पूरी रो ही जीरो है, सारे एलिमेंट जीरो है, या फिर एक पूरी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं, कोई से भी एक रो हो या कोई सा भी एक कॉलम हो, रो में देख लो या कॉलम में देख लो, अगर पता चला एक पूरी रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं या फिर एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट वुड बी जीरो, विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लेट अस टेक अ केस, मान लो एक डिटरमिनेंट है, सो प्रॉपर्टी 3 आपको समझ में आई गई होगी। क्या बोलिए मैंने कि इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर जीरो देन द डिटरमिनेंट इज जीरो। सो केस ले लेते हैं, मान लेते हैं, है ना, 1 2 3 0 0 0 4 -1 100, तो आपको लगा बड़ी तगड़ी कैलकुलेशन होगी, और बड़े बड़े नंबर से लेते हैं, 200 301 106 401, ये भी क्यों अछूता रहे, -1/16। सो आप देख सकते हो जो नंबर्स हैं बहुत ही, है ना, कैलकुलेशन लेंथी हो सकते हैं, पर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एक पूरी की पूरी रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाओगे और कह दोगे द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट वुड बी जीरो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यही स्टेट करती है दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो। अब ये समझना बहुत ईजी है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि आपने सीख रखा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट कैन बी फाउंड आउट अलॉन्ग एनी रो और एनी कॉलम। तो मैं यहाँ पे सेकेंड रो को आइडेंटिफाई करूंगा, मैं सेकेंड रो के अलॉन्ग ही निकालने की कोशिश करूंगा। अब सेकंड रो के अलॉन्ग कैसे निकालूंगा, एवरी एलिमेंट गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का कुछ भी आए, पर जीरो से मल्टीप्लाई करके हर एक बार मल्टीप्लिकेशन वुड कम आउट टू बी जीरो, तो सारे जीरोस का सम तो जीरो ही आएगा। इसलिए याद रखना कि अगर किसी डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, तो वहीं के वहीं आप सीधे सीधे उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या लिख दीजिएगा, जीरो। एंड अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, है ना, है तो बहुत ऑब्वियस, पर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट property. So let us move to the next property, which is property number 4, है ना। और the property number 4 जो है, that again is a property which states a very important, है ना, सारी प्रॉपर्टी जितनी भी है सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए आराम से इनको समझिए, फिर इनको क्वेश्चन में लगाएंगे। The property says that if all elements of any row are multiplied, if all the elements of any row bracket में और column are multiplied by the same number, then the determinant is multiplied by that number, है ना। ये जो प्रॉपर्टी है बड़ी ट्रिकी सी है, थोड़ी ध्यान से देखिएगा। मान लो एक डिटरमिनेंट डी है, a1 a2 a3
और B1 B2 B3 C1 C2 C3। सो ये डिटरमिनेंट डी है। और सपोज एक दूसरा डिटरमिनेंट D1 है विच इज A1 A2 A3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। आप बोलोगे सेम है, हाँ सेम है, पर लेकिन मैं अभी कुछ चेंज करने वाला हूँ। पता चला कि आपने बारीकी से ऑब्जर्व किया तो क्या देखा आपने कि डी और D1 में एक छोटा सा चेंज है। फर्स्ट रो सेकंड थर्ड रो एग्जैक्टली सेम है, पर जो सेकंड रो है वो एग्जैक्टली सेम ना होकर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो इन D1 इज मल्टीप्लाइड बाय K विद रिस्पेक्ट टू D। D के सेकंड रो को देखोगे और D1 के सेकंड रो को देखोगे तो एवरी एलिमेंट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय K। तो अगर किसी एक पूरी रो में या एक पूरे किसी कॉलम में आप देखते हो कि एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट उस रो में या एक पर्टिकुलर एक रो या एक कॉलम में every element is multiplied by that K, then the value of the determinant gets multiplied by K। इसका मतलब D1 would be equal to K times D। D1 would be equal to K times D। Is that clear? Now यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझने वाली है, यहाँ पे एक छोटी चीज समझने वाली है, और वो चीज क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह अप्लाई थोड़ी कम होती है। किस तरह कि आपने किसी रो को या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया किसी स्केलर क्वांटिटी से, K से, है ना। यहाँ पे आप बड़ा बड़ा लिख लेना K स्केलर एंड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हर K 0 हो गया तो उस रो का हर एक एलिमेंट 0 हो जाएगा, और उस एलिमेंट का हर एक एलिमेंट 0 हो जाएगा तो एक पूरी रो 0 हो जाएगी, तो सब सर्वनाश हो जाएगा और 0 ही आंसर आएगा और नंबर भी 0 ही मिलेंगे आपको। सो अगर K स्केलर क्वांटिटी है एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो इस प्रॉपर्टी को एक दूसरे तरीके से ज्यादा अच्छी तरह समझा जाता है। क्या कि एक तरीके से अगर एक पूरे रो में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, ध्यान सुनना, अगर एक पूरे रो के सारे एलिमेंट्स में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, दैट कांस्टेंट गेट कम आउट कॉमन, तो देखो ये कॉमन होकर बाहर आ जाएगा K, और जो बचा होगा पार्ट वो D1, वो सॉरी D डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। अब दिस इज अनलाइकली व्हाट हैज हैपेंड इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था। मैट्रिक्स में अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे, ये याद रखना, ये बहुत ही तगड़ा डिस्टिंक्शन है और उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स को आप K से मल्टीप्लाई करते हो तो सारे एलिमेंट्स K से मल्टीप्लाई आते हैं। इफ यू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी K, देन एवरी एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय K। पर इफ यू मल्टीप्लाई अ डिटरमिनेंट बाय अ स्केलर क्वांटिटी K, तो अगर उस K को, उस कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटी K को आपको अंदर एब्जॉर्ब करना है तो आप किसी एक रो को दोगे या किसी एक कॉलम को दोगे, क्योंकि उल्टा जब आप रिवर्स प्रोसेस करोगे तो आप किसी एक रो या एक कॉलम में से एक स्केलर को मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल सकते हो। सो एक क्वेश्चन सीधा मैं IIT का ही ले लेता हूं जो कॉम्पिटिशन में बहुत बार पूछा जा चुका है, एंड ऑब्जर्व द वे दे आर आस्किंग दैट क्वेश्चन। आपको रियलाइज हो चुका होगा व्हाट इज द डिफरेंस। इफ अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड, है ना, टू एवरी एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रो और अ कॉलम, किसी एक रो या कॉलम में हो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू K टाइम्स हो जाएगी। सो द क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस, है ना, देयर इज अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij, है ना, 3 into 3। बताओ इसका क्या मतलब है। वैसे तो ये भी नहीं लिखेंगे, ये स्टेटमेंट भी नहीं लिखते, वो सीधे लिखेंगे इफ, और स्टूडेंट पे छोड़ देंगे कि वो समझ पा रहा है कि नहीं कह रहा, कि यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा वो कौन सा वाला लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये मैट्रिक्स होगा। तो देयर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 into 3, या मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 और स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। नाउ इफ मॉड ऑफ A इज इक्वल टू डेल्टा, देन फाइंड मॉड ऑफ KA। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वुड बी, या फाइंड मॉड ऑफ 2A। अब सुनना ध्यान से, मॉड ऑफ 2A का मतलब क्या है। तो मॉड ऑफ 2A का मतलब नहीं कि 2 मॉड के बाहर आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई नंबरिंग होती है, मान लो हम अलजेब्रा में करते हैं ना मॉड ऑफ 2x, तो 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 2 बाहर आ जाता है और मॉड ऑफ x बच जाता है। ये तो अलजेब्रा है, क्योंकि यहाँ पे x एक रियल नंबर है, एक नंबर होता है। पर यहाँ पर क्या है, A एक नंबर नहीं मैट्रिक्स है। तो ध्यान सुनना क्या होगा। सो बेसिकली दिस 2 वुड गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स फर्स्ट, विच इज ऑफ द ऑर्डर 3 into 3। तो A एक मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 3 into 3, और क्योंकि 2 जाकर पहले उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी ईच एंड एवरी एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2। तो एक तरीके से 2 अंदर आ जाएगा, और 2 अंदर आ जाएगा, इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स हैड गेट मल्टीप्लाइड बाय, एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स हैज गॉट मल्टीप्लाइड बाय 2। इसका मतलब एक हाइपोथेटिकल सा केस ले लेते हैं कि मान लो ये A1 A2 A3
B1 B2 B3 C1 C2 C3 था, कौन? A था, मान लेते हैं। तो बताओ 2A क्या होगा? 2A होगा एवरी एलिमेंट गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2A1 2A2 2A3 2B1 2B2 2B3 2C1 2C2 2C3। इज दैट क्लियर? अब क्या हुआ, उसके आगे मॉड लगा हुआ है, तो जैसे आपने मॉड लगा दी तो अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अभी तक ये मैट्रिक्स था, सॉरी हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स था। अभी तक ये क्या था? मैट्रिक्स था। ध्यान देखो, ब्रैकेट्स की गलती मत करना। ए पहले एक मैट्रिक्स था, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो एवरी एलिमेंट गॉट मल्टीप्लाइड, क्योंकि मैट्रिक्स था। अब आपने उसके आगे डिटरमिनेंट लगा दिया। जैसे आपने मॉड ऑफ 2a लिखा, इसका मतलब यू हैव टू फाइंड मॉड ऑफ 2a1 2a2 2a3 2b1 2b2 2b3, है ना, 2c1 2c2 2c3। अभी आपने क्या प्रॉपर्टी सीखी कि अगर डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट में से कांस्टेंट किसी एक रो में से कॉमन निकल सकता है, किसी कॉलम में से निकल सकता है। तो फर्स्ट रो को देखो, इस फर्स्ट रो में से 2 कॉमन निकल जाएगा, वो बाहर 2 आ जाएगा। फिर सेकंड रो में से भी 2 कॉमन आ जाएगा, वो 2 बाहर आ जाएगा। फिर थर्ड रो में से भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। और बचेगा क्या? डिटरमिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और जो डेल्टा के बराबर है, क्योंकि उसने दे रखा है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डेल्टा है, एंड दिस इज व्हाट 2 क्यूब विच इज 8 डेल्टा। तो आंसर होगा 8 डेल्टा। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना कि जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स से, तो एवरी एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड विद दैट स्केलर। या फिर अगर अंदर से आप मैट्रिक्स के अंदर से आप कोई स्केलर बाहर कॉमन निकालना चाहते हो, तो हर एक एलिमेंट में से कॉमन निकलना चाहिए। पर जब डिटरमिनेंट में कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हो तो अंदर जाकर किसी एक रो में जाएगा या किसी एक कॉलम में जाएगा। और रिवर्स भी वैसे ही, अगर अंदर डिटरमिनेंट में से कुछ कॉमन निकालना है तो एक रो में से कॉमन निकालो या एक कॉलम में से निकालो। जैसे फर्स्ट रो में से हमने क्या कॉमन निकाला? पहला 2। फिर सेकंड रो से क्या कॉमन निकाला? सेकंड 2। फिर थर्ड रो से कॉमन क्या निकाला? थर्ड 2। इज दैट क्लियर? सो दीज वर, है ना, सम ऑफ दी, कितनी प्रॉपर्टी होगी? 4 हो गई मेरे ख्याल से। 4 प्रॉपर्टीज हमने कवर अप कर ली। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी? पहली प्रॉपर्टी थी हमारी which stated that the value of the determinant remains unaltered if rows and columns are interchanged. ट्रांसपोज करने पे भी value of the determinant remains unchanged. सेकंड क्या थी? if the rows and columns are interchanged the value of the determinant changes with the minus sign. अगर 2 rows और 2 columns को interchange करोगे तो सिर्फ माइनस साइन का फर्क पड़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? if सारे एलिमेंट्स ऑफ अ रो या सारे एलिमेंट्स ऑफ अ कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट वुड बी 0। और फोर्थ क्या पढ़ा हमने? स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद द डिटरमिनेंट। नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर प्रॉपर्टी एंड देन विल टेक सम क्वेश्चंस. And then finally there are, I guess, 2 more properties that we need to know. So लेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 होगी, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 5. सो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है ना, पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है. इट सेज इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल, है ना, रो की जगह कॉलम भी हो सकता है. इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो ब्रैकेट में और कॉलम आर प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल to the elements of any other row then the determinant vanishes या the value of the determinant is 0. तो सबसे पहली चीज मैं आपको समझाता हूं ये क्या कह रहा है. पहली चीज, अगर आप किसी डिटरमिनेंट में ये देखते हो कि 2 रोज सेम टू सेम है, आप देख सकते हो यहां पर 2 रोज आइडेंटिकल आ गई, 2 रोज आइडेंटिकल आ गई, A1 A2 A3 A1 A2 A3. दीज 2 रोज आर आइडेंटिकल. या कॉलम्स के लिए भी ट्रू हो सकता है, तो हम रोज के लिए डिस्कस कर रहे हैं. If 2 rows of a determinant are identical, then the value of the determinant would be 0. The value of the determinant is 0. अब आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं एक्सपैंड करके इसका प्रूफ बताऊंगा. नहीं, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ जो है वो भी मैं प्रॉपर्टी के थ्रू ही बताऊंगा. पर आप पहले समझ चुके जाओ ये चीज कि अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए, है ना, वैसे तो प्रोपोर्शनल वर्ड भी हमने अभी सीखना है, पर अगर आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट वुड बी 0. रीजन क्या है देखना ध्यान से. मान लेते मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता, आई डोंट नो कि दिस इज 0. तो बताओ मैंने यहां पर ये किया, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया. तो एक अर्लियर प्रॉपर्टी के अनुसार मुझे मालूम है कि अगर मैं रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करूंगा, 2 रोज को इंटरचेंज करूंगा, तो डिटरमिनेंट के आगे माइनस साइन लग जाएगा, मतलब माइनस डी की वैल्यू आ जाएगी. बताओ माइनस डी कितना निकलेगा? जरा रोज को इंटरचेंज करो. आप रोज को इंटरचेंज करने के बाद भी बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया, दिखने में तो ये सेम ही लग रहा है. देखो सेम टू सेम है, इसका मतलब डी और माइनस डी की वैल्यू सेम, मतलब दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू माइनस डी. और d माइनस डी के बराबर कब हो सकता है? एक नंबर अपने माइनस के बराबर कब हो सकता है? व्हेन 2d इज इक्वल टू 0 या d इज इक्वल टू 0. इसका मतलब वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट वुड बी 0.
तो अगर दो रोज या दो कॉलम्स किसी डिटरमिनेंट के जीरो हो जाएं तो समझ जाना वो डिटरमिनेंट की वैल्यू ही जीरो आनी है। नाउ व्हाट इज द वन थिंग दैट अनदर थिंग जो मैंने इसी डेफिनेशन में कही कि अगर इक्वल के बजाय, है ना, आइडेंटिकल के बजाय दे आर प्रोपोर्शनल। नाउ व्हाट डू यू मीन प्रोपोर्शनल? मान लो a1 a2 a3 है और सेकंड रो है ka1 ka2 ka3 और c1 c2 c3, कुछ इस तरह का डिटरमिनेंट है। आप देख सकते हो a1 a2 a3 ka1 ka2 ka3, सो फर्स्ट रो है और सेकंड रो को देखो, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। बताओ व्हाट इज द प्रोपोर्शन या व्हाट इज द रेशियो? 1/k 1/k 1/k। तब भी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो। अब कई बार स्टूडेंट इस तरीके से इस चीज को याद नहीं रखते, क्योंकि वो पहले क्या करेंगे, पहले वो इससे जस्ट पहले वाली प्रॉपर्टी को याद करेंगे कि डिटरमिनेंट में अगर किसी रो या कॉलम में से कोई कांस्टेंट कॉमन आ रहा हो किसी भी सिंगल रो में से, तो बाहर आ जाएगा, तो के बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या? a1 a2 a3, फिर a1 a2 a3 और फिर c1 c2 c3। क्योंकि दो रोज बराबर हो गए तो दिस इज k इंटू जीरो, द फाइनल आंसर इज जीरो। तो वैसे प्रॉपर्टी तो ये कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट वुड बी जीरो। पर जनरली इक्वल को ही ज्यादा इंफोसिस देते हैं, प्रोपोर्शनल तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो लेट अस टेक सम क्वेश्चंस, है ना, देयर आर स्टिल 2 प्रॉपर्टीज टू गो, पर सबसे पहले थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं इन 5 प्रॉपर्टीज पे जो अभी हमने पढ़ी हैं, ठीक है ना। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चंस नाउ। तो स्टूडेंट्स लेट अस नाउ मूव टू सम क्वेश्चंस, और इन सारे क्वेश्चंस के अंदर हम प्रॉपर्टीज जो अभी तक हमने 5 पढ़ी हैं उन्हीं को यूटिलाइज करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट, है ना, यू हैव टू प्रूव दैट डिटरमिनेंट ABC XYZ PQR is equal to YBQ XAP ZCR, है ना। तो यू हैव टू प्रूव दिस। Now one way of proving it would have been कि मैं लेफ्ट साइड वाले डिटरमिनेंट को अलग से एक्सपैंड कर लूँ, राइट साइड वाले डिटरमिनेंट को अलग से एक्सपैंड करूँ, और फिर बाद में जब दोनों की वैल्यूज आए वो बताऊँ कि दोनों वैल्यूज इक्वल है। पर दैट वुड नॉट बी द राइट मेथड, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी सीखी इसलिए कि एक्सपेंशन से बच सके हम लोग। तो वील स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और प्रूव दैट में जिस तरह होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और राइट हैंड साइड की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास डिटरमिनेंट है वो है ABC XYZ PQR, दिस वुड बी इक्वल टू। अब देखो मुझे अचीव क्या करना है। पहली बात तो आप देख सकते हो ABC जो फर्स्ट रो है वो कॉलम के रूप में दिख रहा है आपको, वो भी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड ABC। तो पहला एक काम करते हैं, जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी थी उसको यूज करते हैं। आप देख सकते हो ABC रो में है लेफ्ट साइड में, जबकि ABC का जो लुक है राइट साइड में कॉलम्स के अंदर दिख रहा है आपको। सो व्हाट वील डू इज दैट वील अप्लाई आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी विच स्टेटेड दैट इफ द रोज एंड द कॉलम्स आर इंटरचेंज, वापस से बोल रहा हूँ, if the rows and columns are interchange the value of the determinant remains unchanged। तो मैं रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। सो you'll got what? ABC ABC XYZ XYZ PQR PQR। अब ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अब क्या अचीव हुआ। नहीं, ABC जो है आप देखो तो सेकंड कॉलम में है, जबकि XYZ जो है वो फर्स्ट कॉलम्स में। तो एक काम करें, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज करते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। बताओ कॉलम 1 और कॉलम 2 को जब इंटरचेंज करते हो तो क्या होता है? डज द वैल्यू रिमेन द सेम? नहीं। अगर दो रोज या दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज करते हो तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी ने कहा था कि देयर इज अ चेंज इन साइन, देयर इज अ माइनस साइन दैट वुड कम आउटसाइड। तो जैसे ही मैं अगले स्टेप में, है ना, अगले स्टेप में ये लिखूंगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, कॉलम 1 ABC कॉलम 2 बन जाएगा, सेकंड कॉलम XYZ अब फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और ये PQR होगा। पर ये दोनों चीज़ें तभी बराबर होंगी जब मैं बाहर माइनस साइन लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इस डिटरमिनेंट के माइनस साइन के बराबर है। तो अगर इस डिटरमिनेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करो देन ओनली दीज वुड बी इक्वल। तो दिस इज इक्वल टू दिस, नहीं, दोनों बराबर हैं। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई हैव डन। अभी भी अचीव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ अचीव? देखो XYZ आ गया पर द ऑर्डर इज डिफरेंट। तो बताओ XYZ चाहिए और जब लाना क्या राइट साइड में YXZ, तो ZCR, देखो ZCR तो एकदम थर्ड रो तो एग्जैक्टली मैच कर गई राइट हैंड साइड से। सो व्हाट विल डू इज दैट कि हम रो 1 और रो 2 को अब इंटरचेंज करते हैं यहाँ पर। सो आई विल डू रो 1 इंटरचेंज विद रो 2। वापस से सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर दो रोज को आप इंटरचेंज करोगे तो डिटरमिनेंट के आगे माइनस साइन का
माइनस जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो एक और माइनस बाहर आ जाएगा. सो व्हेन आई डू दिस, वाई बी क्यू, द सेकेंड रो हैज बिकम फर्स्ट रो, एंड द फर्स्ट रो एक्स ए पी हैज बिकम द सेकेंड रो, और जेड सी आर वहीं रहा. तो पहले से एक माइनस साइन था, एक और माइनस साइन आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस. आप देखिए तो दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड. दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव इट. तो आई गेस इस क्वेश्चन के प्रूफ में आपको रियलाइज हो चुका होगा कि कैसे हम लोग प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट द एक्सपेंशन, है ना. वी कैन प्रूव और वी कैन इवन इवेलुएट द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. याद रखना इन सारे क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को ही यूज करना है, एक्सपेंशन नहीं करना, क्योंकि अगर एक्सपेंशन ही करना है तब तो चैप्टर इज ऑलरेडी ओवर. इस पूरे चैप्टर में अब जो रिमेनिंग पोर्शन है डिटर्मिनेंट्स के बारे में, हम जनरली प्रॉपर्टीज के थ्रू ही चीजों को एक्सपेंड करेंगे. और एक छोटी चीज और बता दूं, आगे चलकर आप देखोगे अगर एक्सपेंड करने की नौबत आ भी जाए तो हम तब तक एक्सपेंड नहीं करेंगे जब तक किसी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरोज नहीं आ जाए, है ना. वील सी देम दिस लेटर डाउन द लाइन. सो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. और डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर. ये जो 3/3 का डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी है. तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगा इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, तो उसको डेल्टा नाम लेते हैं. डेल्टा इज इक्वल टू, आप देखते हो फर्स्ट रो में से एक स्केलर क्वांटिटी ए कॉमन आती हुई नजर आ रही है. ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए जब इसमें से कॉमन निकलेगा कोई स्केलर क्वांटिटी तो एक रो में से निकलेगा. तो फर्स्ट रो में से हमें ए को कॉमन निकाल लेंगे, तो बताओ पहली रो क्या बच जाएगी, ए स्क्वायर में से ए गया तो ए बी में से ए गया तो बी, और ए सी में से सी गया तो सी. सेकंड रो में आप देख सकते हो बी वुड कम आउट कॉमन, तो सेकंड रो में से बी नहीं कॉमन निकाले तो क्या बन जाएगा, ए बी और सी. और थर्ड रो में से आप देख सकते हो सी कॉमन आते हुए नजर आ रहा है, तो सी भी निकाल लेते हैं, थर्ड रो से निकाला कॉमन. तो दिस इज ए बी और सी, मैंने एक ही स्टेप में कर डाला, तो सी कॉमन आने के बाद ए बी सी आ गया. अब बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट. हम तो यहां तक जानते हैं कि अगर 2 रोज सेम हो जाएं, 2 रोज आइडेंटिकल हो जाएं, तो हमारी प्रॉपर्टी थी, आई गेस द प्रॉपर्टी नंबर 3 व्हिच स्टेटेड इफ ट्रू any 2 rows or any 2 columns if all the elements are identical, है ना. फोर्थ या फिफ्थ प्रॉपर्टी थी ये, नहीं लास्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, वो कहती थी if all the elements of 2 correspond, if all the corresponding elements of 2 rows or 2 columns are identical or proportional, the value of the determinant is 0. यहाँ तो 2 रोज क्या तीनों रोज आइडेंटिकल हो गई, तो ये तो 0 होगा ही होगा. सो ABC इंटू 0, बताओ एनीथिंग इंटू 0 is 0, तो what is the value of the determinant, 0. This is what is known as the usefulness of प्रॉपर्टीज जो अभी हम सीख रहे हैं. प्रॉपर्टीज को यूज करके डिटरमिनेंट के एक्सप्रेशंस को हम निकाल रहे हैं विदाउट एग्जैक्टली एक्सपैंडिंग देम, है ना. एक्सपैंडिंग तो कभी भी कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन है इसी तरह से विदाउट एक्सपेंशन. तो यहां तो उन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट. क्या प्रूव करना है हमने, ए पी एल बी क्यू एम सी आर एन, ये पहला 3/3 डिटर्मिनेंट है, प्लस आर एन सी क्यू एम बी पी एल ए डिटर्मिनेंट जो है सेकेंड वाला, इनका सम 0 है. तो ये प्रूफ करना है हमको. अब तक तो रियलाइज कर चुके होंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर अगर प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं इसको डेल्टा मानता हूं, इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा मानता हूं, तो ये माइनस डेल्टा आ जाना चाहिए. अगर ये डेल्टा है और ये माइनस डेल्टा है तो इनका सम 0 आ जाएगा. तो एक काम करते हैं, लेट है ना, आप अपने स्टेप में लिखें लेट डेल्टा इज इक्वल टू दिस, इसको डेल्टा नाम दे दो. इसकी वैल्यू जो ये पहला डिटरमिनेंट है उसको डेल्टा मान लेते हैं ना, लेफ्ट या राइट से शुरुआत नहीं करते, सीधा इस एक्सप्रेशन को डेल्टा मान लेते. तो डेल्टा इज इक्वल टू हमने मान लिया ए पी एल बी क्यू एम एन सी आर एन. इज दैट क्लियर. डेल्टा मान के कर रहा हूं. बाकी हम ये भी कर सकते थे कि इसको इस सेकंड डिटरमिनेंट के अंदर पहले वाले डिटरमिनेंट की झलक लाने की कोशिश करते, माइनस फाइनस रो ट्रांसफॉर्मेशंस करते. नॉनदलेस लेट्स ऑब्जर्व व्हाट इज द डिफरेंस. देखो क्यू एम बी ए पी एल सी आर एन. तो एक बात तो पक्की है कि पहले इन दोनों रोज को तो इंटरचेंज करना ही पड़ेगा. तो डेल्टा में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मेन है इसमें अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज करते हैं. क्यों, क्योंकि मैं इस पहले वाले डिटरमिनेंट को सेकंड डिटरमिनेंट से रिलेट करना चाहता हूं और मुझे दिख रहा है ए पी एल यहाँ फर्स्ट रो में जबकि यहाँ पे ए पी एल थर्ड रो में.
CRN यहाँ थर्ड रो में और यहाँ पे CRN फर्स्ट रो में। तो जब आपको मालूम है कि अगर, है ना, इसको डेल्टा माना है मैंने, तो अगर मैं दो रोज को इंटरचेंज करता हूँ तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा, है ना, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू डेल्टा है तो जो इंटरचेंज करके वैल्यू आने वाली है ना, आई एम अबाउट टू राइट इट, CRN BQM, है ना, और APL, आप देख सकते हो इंटरचेंज किया है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, इनके माइनस साइन बराबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके माइनस के बराबर, तो माइनस माइनस कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे। पर अभी भी हम इस डिटरमिनेंट तक नहीं पहुंचे, क्यों? अब आप देखो ऑर्डर क्या, RNC, R इधर है, N इधर है और C इधर है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको सारे कॉलम्स चेंज करने हैं, कॉलम वाइज चेंज करना है। तो आप एक साथ दो काम करो, कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज करो। तो बताओ, कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज करोगे और उसके बाद सब्सिक्वेंट में कॉलम 2 को कॉलम 3 से के बाद इंटरचेंज कर दूंगा, एक ही साथ नहीं करूंगा, एक एक करके करूंगा। तो बताओ, कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज करो तो क्या होगा? इसमें तो ये बन जाएगा R Q P C B A N M L। अभी सिर्फ ये क्या है, C1 और C2 को इंटरचेंज किया है, पर क्योंकि आपने दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो बाहर माइनस साइन आएगा, एक माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो अब ये इसके बराबर हो गया। पर इसके बाद आपने एक और ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये वाला। जैसे ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, है ना, आई एम राइटिंग इट हियर नाउ, तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगाओगे तो बताओ ये किसके बराबर आ जाएगा? दिस वुड बी इक्वल टू, क्योंकि दो कॉलम्स को इंटरचेंज करो तो माइनस साइन आ जाएगा बाहर, कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करो तो पहला कॉलम एज इट रहेगा RQP NML एंड CBA। नाउ कंपेयर दिस। अगर पहले वाले डिटरमिनेंट को हमने वैल्यू डेल्टा दे रखी थी, वैल्यू हमने क्या देखा, अगर ये डेल्टा है तो ये जो वैल्यू है माइनस ऑफ दिस डिटरमिनेंट वो डेल्टा के बराबर है, मतलब ये वाली वैल्यू किसके बराबर है? माइनस डेल्टा के। अब तो ये प्रूव हो ही गया यूजिंग द वैल्यू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। हमने देख लिया कि पहला डिटरमिनेंट अगर डेल्टा है तो दूसरा डिटरमिनेंट क्या है? माइनस डेल्टा। या फिर आप देख सकते हो, यू कैन वेरी वेल सी, इस पूरे प्रोसेस में अगर बीच के स्टेप्स में मिटा दूं तो हम किस नतीजे पहुंचे आफ्टर डूइंग दिस स्टेप्स? दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ RNC QMB PLA। अगली बार से इस तरह के क्वेश्चंस को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड करोगे, एंड हाउ वुड यू डू दैट? आप अपने आप ही कैलकुलेट कर लोगे कि आपने टोटल लाके 3 ट्रांसफॉर्मेशंस किए, पहले दो रोज को इंटरचेंज किया, फिर तो दो कॉलम्स को एक एक के बाद एक इंटरचेंज किया था, तब जाकर आप इन दोनों को रिलेट कर पाए थे। क्योंकि 3 रोज या 3 कॉलम्स आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्बो किया था, इसलिए पहले एक माइनस आया, फिर दूसरा माइनस आया तो प्लस हो गया, फिर एक और माइनस आ गया, तो ओवरऑल माइनस साइन आया बाहर। अब आप इसको जब लेफ्ट साइड ट्रांसफर करोगे तो यही आ जाएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। हेंस बड़े आराम से ये चीज प्रूव हो जाएगी। अगेन आप देख सकते हो, द एम्फेसिस इज ऑन यूजिंग द प्रॉपर्टीज एंड नॉट रियली एक्सपैंडिंग द डिटरमिनेंट, क्योंकि एक्सपैंडिंग द डिटरमिनेंट वुड ऑब्वियसली वुड बी आवर लास्ट रिसॉर्ट। कुछ नहीं हो रहा तो एक्सपैंड ही करेंगे। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इफ डी एक डिटरमिनेंट है और 2/2 का है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना, जैसे डी इज अ 2/2 डिटरमिनेंट, देन 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 डेल्टा इज इक्वल टू, और ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है डी, बी ऑप्शन है 2D, सी ऑप्शन है 4D और डी ऑप्शन है 16D। नाउ अगेन, जैसे मैंने कहा, आज तो हम डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में, पर आफ्टर अ फ्यू लेक्चर्स स्टूडेंट टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले ऑब्जर्व करो, इज दिस अ मैट्रिक्स और अ डिटरमिनेंट? इट्स अ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट में से जब आप कोई चीज कॉमन निकालते हो, दिस इज ऑल्सो डिटरमिनेंट, दिस इज ऑल्सो डिटरमिनेंट। तो जब आप डिटरमिनेंट में से कोई चीज स्केलर क्वांटिटी को आप कॉमन निकालते हो डिटरमिनेंट में से, तो एक रो में से निकालते हो या एक कॉलम में से निकालते हो। पर जब मैट्रिक्स में से निकालते हो तो हर एक एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स से निकलना चाहिए। तो सिंस इट्स अ डिटरमिनेंट, तो आप देख सकते हो, पहले इस पहले वाली रो में से 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? अल्फा बीटा। फिर दूसरे वाले रो में से भी 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? गामा डेल्टा। और ये जो डिटरमिनेंट है वही तो किसके बराबर है? डी। तो आंसर आ गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 4D। हेंस द ऑप्शन इज व्हाट? सी। फेयरली सिंपल। बट आई गेस दीज डिस्कशंस, है ना, ऑफ क्वेश्चन जो अभी हमने पिक किए हैं, दे आर वेरी सिंपल, बट दे हैव हाईलाइटेड दिस फैक्ट कि कैसे हम प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। अभी हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, विल बी स्टडिंग 2 मोर, और आप देखोगे इन प्रॉपर्टीज को यूज करके कैसे
आप ये पता लगा सकते हो कि विदाउट एक्सपेंडिंग व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, और यू कैन सिंपली डू अ प्रूव दैट क्वेश्चन. सो लेट अस मूव टू द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज दैट वी हैव नाउ. So students, let us now move to the next two properties. जो अगली प्रॉपर्टी विच इज आई गेस प्रॉपर्टी नंबर 6 है ना. 5 प्रॉपर्टीज हम पहले कर चुके हैं, पहले डालेगा प्रॉपर्टी नंबर 6. तो छठी प्रॉपर्टी आप स्क्रीन पे देख सकते हो. इट सेज इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी भी एक रो या फिर ब्रैकेट में और कॉलम, इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स एज शोन बिलो. तो आप नीचे देख सकते हो. अब इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट हैव दे ट्राई टू एक्सप्लेन यू. सो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये तो देखा हुआ डिटरमिनेंट है आपके पास. पर मान लेते हैं जो पहली रो है उसके हर एक एलिमेंट को, ध्यान सुनना, पहली रो के हर एक एलिमेंट को आप इस तरह 2 टर्म्स में स्प्लिट कर सकते हो. या यू कैन राइट, जैसे आप उसमें पढ़ोगे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स. सो मैंने हर एक एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो को एक्सप्रेस किया है एज अ सम ऑफ 2, है ना, नंबर्स. तो आप इस डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर सकते हो. पर ध्यान से देना, एक बारी में एक रो या एक ही कॉलम को स्प्लिट कर सकते हो, एक साथ मल्टीपल रोज या कॉलम को स्प्लिट नहीं करोगे. तो एक तरीके से आपने जो पहली रो है उसको आपने राइट किया, यू हैव रिटन इट एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट को लिखा है. तो आप इसको कुछ इस तरह से स्प्लिट कर सकते हो. A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये पहला कॉम्बो बना लो. थोड़ा छोटा लिख देता हूँ. A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3. देखो सेकेंड रो और थर्ड रो तो एज इट इज लिखोगे, स्प्लिट किसको कर रहे हो आप, फर्स्ट रो को, प्लस XYZ B1 B2 B3 C1 C2 C3. इस तरह आप स्प्लिट कर सकते हो. Now sometimes students ask me कि सर आपने स्प्लिट जो किया है उसमें आपने क्या पहली टर्म को पहले डिटरमिनेंट में रखना और सेकंड टर्म्स को XYZ को सेकंड डिटरमिनेंट रखना जरूरी नहीं. ये तो बेटा प्लस है ना. तो प्लस जो होता है वो तो कम्यूटेटिव होता है, आप किसी भी ऑर्डर में रखो, वो तो दिखने में अच्छा लग रहा है ऑर्डर, A1 A2 A3 एक साथ, XYZ दूसरे साइड. पर इट इज अप टू यू. आप चाहते तो यहाँ पर A1 रखते, यहाँ Y रख लेते, है ना. आप ये भी कर सकते थे कि A1 और Y को यहाँ रख लो, तो A1 हो गया तो उसके साथ X का कॉम्बो ही होगा. अब A2 प्लस Y में आपने Y इसमें रखा है तो आप यहाँ पर A2 को रखते. तो ये तो आपके ऊपर आप किस तरह से कॉम्बिनेशन करते हो. पर जब स्प्लिट करते हो तो यू कैन ओनली स्प्लिट, ध्यान देने वाली बात है, यू कैन ओनली स्प्लिट भी तो बोल सकते हैं ना इसको. यू कैन ओनली स्प्लिट द डिटरमिनेंट्स अलॉन्ग वन रो या अलॉन्ग वन कॉलम. ऐसा नहीं कि आप एक साथ 2 रोज या 2 कॉलम्स को स्प्लिट कर रहे हो. तो लेट अस टेक अ क्वेश्चन फर्स्ट, है ना. इस चीज को समझाने के लिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं, so that this property becomes much more clearer. और याद रखना, रोज की जगह कॉलम्स भी हो सकते हैं, है ना. आप कॉलम्स के अलॉन्ग भी स्प्लिट कर सकते हो. पर मैट्रिक्स से हम देखते हुए आए हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेट हम देखते आए कि रोज आर ऑलवेज गिवन अ प्रेफरेंस व्हाइल वी डू डिस्कशंस. सो जो जिस क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं वो क्वेश्चन को जिस तरह से है, यू हैव टू प्रूव दैट डिटरमिनेंट x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, y प्लस a, y प्लस b, y प्लस c, है ना, z प्लस a, z प्लस b, z प्लस c, दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0. अभी तक हमने एक प्रॉपर्टी अभी रह गई हमारी. सो अभी हम लोग ने जो 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी उन्हीं को यूटिलाइज करेंगे. इनफैक्ट अभी जो पढ़ी है वो तो साफ साफ लगते हुए नजर आ रही है. तो विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. सो एक काम करते हैं, एक बार में किसी एक रो या कॉलम को आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज यू कैन सी एवरी एलिमेंट हियर, 9 के 9 एलिमेंट जो है सारे के सारे स्प्लिट फॉर्मेट में. तो एक काम करते हैं, पहली बार में वील आइडेंटिफाई, है ना, वील आइडेंटिफाई से द फर्स्ट कॉलम ना. एक रीजन है जिसके कारण फर्स्ट कॉलम कर रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा. तो बताओ फर्स्ट कॉलम में स्प्लिट करते हैं, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, तो सेकंड कॉलम को एज इट इज रहने दो, सेकंड और थर्ड कॉलम को. याद रखना, एक बार में एक ही कॉलम या एक ही रो को स्प्लिट करेंगे. तो वी हैव चोजन टू स्प्लिट द फर्स्ट कॉलम एट दिस टाइम. तो हमने सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को एज इट इज रखना चूज किया है. बताओ स्प्लिट करो क्या आएगा. तो एक्स वाई जेड को एक साथ रख लेते हैं, एक्स वाई जेड, दे फॉर्म अ बेटर पेयर, और ए को अलग कर लेते हैं. इज दैट क्लियर.
याद रखना हमें प्रूव करना है और हमें कहां तक लाना है, 0 के बराबर प्रूव करना है ना। आई एम रेजिंग द क्वेश्चन नाउ, वी हैव टू फाइनली प्रूव दैट द वैल्यू द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, द राइट हैंड साइड। अब आपने यहां पर अभी और स्प्लिट करने की टेंडेंसी है। अब 2 डिटरमिनेंट्स हो गए, इस बार अगले स्टेप में सेकंड कॉलम के अलोंग स्प्लिट करेंगे और इसको भी सेकंड कॉलम के अलोंग स्प्लिट करेंगे। तो लेट अस स्प्लिट, तो यहां से इस डिटरमिनेंट के 2 स्प्लिट हो जाएंगे, इस डिटरमिनेंट के भी 2 स्प्लिट हो जाएंगे, टोटल मिला के 4 स्प्लिट्स होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू एक्स वाई जेड को एज इट इज रहने दिया, एक्स प्लस सी, वाई प्लस सी और जेड प्लस सी को एज इट इज रहने दिया। ये डिटरमिनेंट खुद 2 में होगा तो वापस से एक्स वाई जेड 2 डिटरमिनेंट्स लिख रहा हूं, एक्स प्लस सी, वाई प्लस सी, जेड प्लस सी। अब बताओ एक्स वाई जेड, क्योंकि सेकंड कॉलम को स्प्लिट कर रहा हूं तो इनको एक्स वाई जेड को इधर रहने देता हूं और बी 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 को यहां रहने देता हूं। इज दैट क्लियर? बी 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 सारे के सारे एक साथ यहां आ गए। क्या आपको दिख रहा है ये जो डिटरमिनेंट है दैट हैज गॉट स्प्लिट इनटू 2 मोर डिटरमिनेंट्स, और इनमें से एक डिटरमिनेंट आपको 0 होते हुए अभी नजर आ रहा है। बताओ कौन सा? ये वाला, क्योंकि 2 कॉलम्स हैव बिकम आइडेंटिकल, और अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए तो वो डिटरमिनेंट वैसे ही 0। ठीक है, कुछ ऐसा इधर होगा, ये भी 2 में स्प्लिट होगा, ए ए ए एक्स वाई जेड, एक्स प्लस सी, वाई प्लस सी, जेड प्लस सी, है ना। किसको कर रहे हैं हम? सेकंड कॉलम को। ए ए ए बी 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 एक्स प्लस सी, वाई प्लस सी, जेड प्लस सी। इज दैट क्लियर? नाउ आई एम इरेजिंग दिस। तो हमारे पास पहले एक डिटरमिनेंट था, उससे 2 आए, अब स्प्लिट होकर 4 हो गए, पर इन 4 में से 2 आपको बहुत ही स्पेसिफिकली 0 बनते हुए नजर आ रहे होंगे। एक तो ये 0 बनते हुए नजर आ रहा है, रीजन लिख लेना अपने नोट्स में। सिंस 2 कॉलम्स हैव बिकम आइडेंटिकल द फर्स्ट मैट्रिक्स हैज कम आउट टू बी 0। मुझे फोर्थ भी नजर आ रहा है, बता सकते हो क्यों? क्योंकि आप देखते हो फोर्थ में जो फर्स्ट कॉलम है और जो सेकंड कॉलम है उसके करस्पॉन्डिंग टर्म प्रोपोर्शनल हैं। क्योंकि आप चाहोगे तो आप पहले कॉलम में से ए कॉमन निकाल लोगे, तो जब पहले कॉलम में से ए कॉमन निकालोगे 1 1 1 बन जाएगा, फिर सेकंड कॉलम में से बी कॉमन निकालो तो वो भी 1 1 1 बन जाएगा, और 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए तो ये चीज भी क्या हो जाएगी? 0। मतलब 4 डिटरमिनेंट्स आए थे पर, लेकिन हमें फाइनली अब सिर्फ कितने डिटरमिनेंट्स को और स्प्लिट करना है? 2। अब तो ऑब्वियसली इससे 2 निकलेंगे, इससे भी 2 निकलेंगे डिटरमिनेंट्स। इसका पहला डिटरमिनेंट क्या? थर्ड कॉलम को स्प्लिट कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, बी बी बी, एक्स वाई जेड, प्लस अगला क्या होगा? एक्स वाई जेड, बी बी बी, सी सी सी, प्लस इसको स्प्लिट करते हैं थर्ड कॉलम के अलोंग, ए ए ए एक्स वाई जेड, प्लस ए ए ए एक्स वाई जेड, सी सी सी। बताओ ये 0 क्यों है? क्योंकि एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड सेम हो गए, फर्स्ट और लास्ट कॉलम आइडेंटिकल है। इसी तरह से ये भी साफ साफ दिख रहा है आइडेंटिकल होने के कारण, ये भी 0, ये भी 0। अब बताओ ये 0 है क्या? यस। द सेकंड कॉलम एंड द थर्ड कॉलम आर प्रोपोर्शनल, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर प्रोपोर्शनल। व्हाट इज द रेशियो? बी बाई सी, बी बाई सी, बी बाई सी। या फिर जो अभी हमने किया था, हम सेकंड कॉलम में से बी कॉमन निकाल सकते हैं तो ये 1 1 1 रह जाएगा, थर्ड कॉलम में से सी कॉमन निकाल सकते हैं तो ये 1 1 1 हो जाएगा। तो इट इज बी सी इंटू दिस, पर ये पूरा पूरा डिटरमिनेंट 0 है। रीजन बीइंग 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए एंड द सेम लॉजिक वुड गो हियर, सब 0 हो गए, मतलब दिस इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हो कि कैसे हमने विदाउट एक्सपेंडिंग, वापस बोल रहा हूं, कैसे हमने विदाउट एक्सपेंडिंग इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है उसको 0 को के बराबर प्रूफ की है। सो दैट वाज दी योर 6th property. Now let us quickly move to the discussion of the 7th property, which is very important. And what is the 7th property? The 7th property is a mixture of 2-3 property जो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। Now the property number 7 states a very simple thing. तो हेडिंग लिख लिया property number 7. आपको याद होगा मैट्रिक्स में हमने देखा था कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विच आर पॉसिबल। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अगर रो की बात करें, इंटरचेंज या मल्टीप्लाइंग अ रो बाय अ स्केलर, या फिर इन वन ऑफ द रोज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर रो हैज बीन एडेड। तो याद रखना, अगर इस तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन आप डिटरमिनेंट में करते हो, कौन सा? इफ इन वन ऑफ द रोज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर रो, या इन वन ऑफ द कॉलम्स द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर कॉलम इज एडेड या फिर subtracted, the value of the determinant remains unchanged. So you can see on the screen it says the value of the determinant remains unaltered under a column operation of the form ci is equal to ci plus alpha times cj plus b times ck. उसने बोला आप किसी भी 2 कॉलम्स, मान लो किसी भी एक कॉलम के अंदर दूसरे कॉलम का कोई भी स्केलर एडिशन कर लो, है ना, एंड सिमिलरली फॉर द रो ऑपरेशंस आल्सो इट वुड रिमेन अनचेंज्ड, अनऑल्टर्ड। इसको समझाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सपोज एक डिटरमिनेंट डी है,
एंड दैट इज से A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब मान लो इसके अंदर आप ये करो ना, रो वन की जगह लिखो रो 1 प्लस अल्फा टाइम्स रो 2 प्लस बीटा टाइम्स रो 3। तो इन वन ऑफ द रोज यू हैव अप्लाइड अ रो ट्रांसफॉर्मेशन दैट अल्फा टाइम्स वेयर अल्फा बीटा स्केलर क्वांटिटीज, आपने रो 2 का अल्फा टाइम्स और रो 3 का बीटा टाइम्स ऐड कर दोगे तो बताओ डिटरमिनेंट क्या बनेगा, नया डिटरमिनेंट डी डैश मान लेते हैं। तो रो 2 और रो 3 तो एज इट इज रहेंगी। कैन टेल मी व्हाट वुड बी रो 1? इट इज A1 प्लस अल्फा टाइम्स B1 प्लस बीटा टाइम्स C1, है ना, और बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। दिस इज व्हाट B2 C2, तो ये क्या आएगा A2 प्लस अल्फा टाइम्स B2 प्लस बीटा टाइम्स C2, और ये है B3 C3, ये होगा A3 प्लस अल्फा टाइम्स B3 प्लस बीटा टाइम्स C3। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ये जो डिटरमिनेंट है उसके अंदर आपने इस तरह का रो ट्रांसफॉर्मेशन किया, इन वन ऑफ द रोज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर रोज हैव बीन एडेड या सब्ट्रैक्टेड। तो जो नया डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू भी डी ही होगी, ये जो डी डैश है डी के बराबर होगा, डी डैश इज इक्वल टू डी, ये चीज ये प्रॉपर्टी कह रही है ना। रीजन क्या है इसका? बहुत सिंपल है। रीजन इसका ये है, मान लेते हैं फॉर द टाइमिंग, जस्ट फॉर अ डिस्कशन सेक, लेट अस जस्ट रिमूव द थर्ड रो एडिशन सो दैट हम इसको क्विकली इजिली बराबर प्रूफ कर सकते हैं। अगर मुझे डी और डी डैश को प्रूफ करना है फॉर द सेक ऑफ दिस प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्प्लिटिंग वाली अर्लियर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6, कि बारी बारी से आप एक पहली रो को स्प्लिट कर दो। बताओ डी डैश क्या होगा? डी डैश होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, है ना, A3 B3 C3 प्लस हमने फर्स्ट रो को स्प्लिट किया है तो B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 तो सेम रहे, है ना। A1 A2 और A3 को हमने फर्स्ट डिटरमिनेंट रख लिया, क्या आएगा? अल्फा B1 अल्फा B2 और अल्फा B3। जरा आप सेकेंड डिटरमिनेंट को देखो, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं और जो सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं उनके बीच में एक प्रोपोर्शन है, दे आर ऑफ द सेम प्रोपोर्शन। क्या है इस प्रोपोर्शन? अल्फा B1 अपॉन B1 वुड बी अल्फा। जब दो रोज या दो कॉलम सेम प्रोपोर्शन की होती हैं वो चीज क्या हो जाती है? जीरो। और ये क्या है डिटरमिनेंट? ये डिटरमिनेंट डी के बराबर है, मतलब डी डैश इज इक्वल टू डी। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी। इफ इन वन ऑफ द रोज इन वन ऑफ द कॉलम्स a scalar multiple of the other row or column is added, the value of the determinant would be 0. So we'll be discussing more about these properties and questions in the next subsequent lecture, but let us take a one quick question so that इस property के ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन कर लिया होगा। तो क्वेश्चन है prove that 111 BCCA AB AB plus C BC plus A and CA plus B, ये जो डिटरमिनेंट है 0 के बराबर है। You have to prove this. So obviously we would not be expanding. Let us start from the left hand side. What is the left hand side? A BC AB plus AC 1 CA BC plus AB 1 AB AC plus BC। ऐसे क्वेश्चन में जहां पे ABC का खूब मल्टीप्लीकेशन हो, मेक श्योर दैट यू राइट एवरी मल्टीप्लीकेशन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे CA को लिख देना AC, है ना, ठीक है। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं? कॉलम 3 में कॉलम 1 को ऐड करने वाला हूं, सॉरी कॉलम 2 को ऐड करने वाला हूं। कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड करने वाला हूं। तो दिस इज कॉलम एडिशन दैट आई एम डूइंग। इन कॉलम 3 आई एम एडिंग कॉलम नंबर 2। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी दैट वी जस्ट स्टेटेड, अगर हम रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इन विच वन ऑफ द कॉलम्स इज किसी एक कॉलम में आप स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर कॉलम ऐड करो, कितने का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो? 1 का। तो द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। जैसे AB BC AC AB, बताओ ये थर्ड कॉलम क्या बन जाएगा? AB प्लस BC प्लस AC AB प्लस BC प्लस AC AB प्लस BC प्लस AC। देख लो ये सब इसमें ऐड हो जाएंगे। आप देखते हो ये तीनों के तीनों टर्म सेम है, तो इनको कॉमन निकाल लो, है ना। कॉमन निकालो, या देख सकते हो थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम में प्रोपोर्शन सेम है, नंदलेस में कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये AB प्लस BC प्लस CA आप कॉमन निकालोगे थर्ड कॉलम में से, तो यू विल गेट 1 1 1 BC AC AB 1 1 1। अब इसे तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम बराबर हैं, आइडेंटिकल हैं, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? 0, विच इज योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमने बेसिक्स ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को कवर अप कर लिया। देयर आर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट दैट वी हैव सीन। वी हैव सीन कोफैक्टर, माइनर्स एंड हाउ टू एक्सपैंड।
इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर्स विल बी टेकिंग मोर ऑफ क्वेश्चंस ऑन दीज प्रॉपर्टीज, बिकॉज इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना. विल बी मर्जिंग 2-3 प्रॉपर्टीज एंड अटेम्प्टिंग वन ऑफ द क्वेश्चंस, and we'll see more outcomes that are associated to determinants. So I'll end my discussion here itself.